So we are going to cover a topic, hazardous waste management for GPSC AEE exam, GPSC असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर एग्जाम। इसके लिए हम अभी कवर करने जा रहे हैं एक टॉपिक, हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट। ओके, माय नेम इज नीतीश पांडे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ठीक है, पहले यहां पे लिखा हुआ है कि हजार्डस वेस्ट है क्या, उसके इंट्रोडक्शन की बात की गई है। हजार्डस वेस्ट होता क्या है? हजार्डस का मतलब होता है खतरनाक, जिसमें कुछ डेंजर है, जिसमें कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लमेटिक यू कैन से, डेंजरस, उसको हम बोलते हैं हजार्डस। सो हजार्डस वेस्ट कैन बी डिफाइंड, हजार्डस वेस्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, हजार्डस वेस्ट कैन बी डिफाइंड एज एनी वेस्ट दैट बिकॉज ऑफ इट्स फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल or infectious properties has the potential to cause irreparable damage and incapacitate illness to human health and or to the environment। समझना है क्या बोला गया? पढ़ने का तरीका क्या होगा हमारा, क्योंकि थ्योरेटिकल टॉपिक है तो इस तरीके से हम स्लाइड से कवर करेंगे। एक एक लाइन में पढ़ूंगा और एक एक लाइन का आपको मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। जहां पे भी आपको कोई डाउट है, यू ऑलवेज कैन आस्क, आप पूछ सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हैं आप। आफ्टर क्वेश्चन यू हैव, इफ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको कभी भी कोई दिक्कत आती है, यू कैन ऑलवेज रीच मी ऑन व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे आप हमेशा मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, कभी भी कोई भी डाउट आता है आप अपनी प्रिपरेशन में पूछ सकते हो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। तो हजार्डस वेस्ट मैंने बताया, देखो आई होप कि आपको हिंदी आती है, क्योंकि हिंदी से थोड़ा शब्दों के मतलब को समझने में और क्लैरिटी आ जाएगी, अदरवाइज आप रटते ही रह जाओगे। हजार्डस वेस्ट मैंने मतलब क्या बोला? खतरनाक जो है, विच इज हैविंग डेंजर, सम हजार्ड। सो हजार्डस वेस्ट कैन बी डिफाइंड, हजार्डस वेस्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे? एनी वेस्ट, कोई सा भी वेस्ट जो कि दैट बिकॉज ऑफ इट्स फिजिकल, फिजिकल मतलब भौतिक, केमिकल मतलब रासायनिक, बायोलॉजिकल मतलब जैविक, जो इसकी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल या फिर इंफेक्शस प्रॉपर्टी की वजह से, इंफेक्शस मतलब संक्रामक, फिजिकल मतलब विच इज रिलेटेड टू द फिजिकल, फिजिकल मींस भौतिक, मतलब जो आप टच कर सकते हो, जो आप स्मेल कर सकते हो, जो आप देख सकते हो, जो आप अपने सेंसेज से फील कर सकते हो। आपके पास 5 सेंसेज है। आप किसी चीज को आंख से देख सकते हो, आप किसी चीज को अपनी त्वचा से छू सकते हो, आप किसी भी चीज को अपनी नाक से स्मेल कर सकते हो, आप किसी भी चीज को अपनी जिह्वा से टेस्ट कर सकते हो, आप किसी भी चीज को अपने इन सेंसेज के थ्रू, कान के थ्रू सुन सकते हो। तो आपके जो 5 सेंसेज है, जिनको ज्ञानेंद्रिया बोलते हैं, इन सेंसेज के थ्रू अगर आप किसी चीज को समझ पा रहे हो, देख पा रहे हो, जान पा रहे हो, पहचान पा रहे हो, उसको बोल दिया फिजिकल। केमिकल मतलब विच इज रिलेटेड विद द केमिस्ट्री ऑफ दैट थिंग, कि हो सकता है आपको नेकेड आई से, आपने सेंसेज से वो सेंस ना हो पा रहे हो, नजर ना आ रहे हो, बट स्टिल दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन प्रॉपर्टी और द प्रॉपर्टी ऑफ दैट सब्सटेंस। तो कोई भी ऐसा पदार्थ है, कोई भी ऐसा वेस्ट है, वेस्ट मतलब जो बोल सकते हो अवांछनीय है, जो कूड़ा कचरा जिसको बोलते हो, विच इज थ्रोन अवे, विच इज नॉट डिजायर, कोई भी जो वेस्ट है दैट अपने फिजिकल, फिजिकल मतलब समझ गए, केमिकल, बायोलॉजिकल मतलब होता है ड्यू टू लिविंग, लॉजी मतलब होता है स्टडी, बायो मतलब होता है लिविंग, बायोलॉजी मींस स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, बायोलॉजिकल मींस लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग थिंग्स से रिलेटेड। वो जो स्टडी है, वो जो साइंटिफिक स्टडी है, उसको हम बायोलॉजिकल बोलते हैं। तो कोई भी जो वेस्ट है जो अपने फिजिकल या अपने केमिकल या अपने बायोलॉजिकल या अपने इन्फेक्शस, इन्फेक्शस मतलब संक्रामक, की बीमारी फैला सकता है सोसाइटी में, संक्रामक प्रॉपर्टीज की वजह से, जिसके पास पोटेंशियल है, हैज पोटेंशियल टू कॉज इररिपेरेबल डैमेज। इररिपेरेबल मतलब जो रिपेयर नहीं हो सकता है, ऐसा डैमेज जो कॉज कर सकता है, एंड इनकैपेसिटेट इलनेस, और किसको? ह्यूमंस को इनकैपेसिटेट कर सकता है, इलनेस दे सकता है, बीमारी दे सकता है, हेल्थ उनकी खराब कर सकता है, या फिर इन्वायरमेंट को खराब कर सकता है। ऐसा कोई सा भी वेस्ट जो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज की वजह से, अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से, अपनी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज की वजह से, अपनी इन्फेक्शियस प्रॉपर्टीज की वजह से ह्यूमंस को या इन्वायरमेंट को इररिपेरेबल डैमेज कर सकता है, या फिर इनकैपेसिटेटिव इलनेस कॉज कर सकता है, बीमारी, जो अक्षम बीमारी है, जो सही नहीं हो सकती, ऐसी कोई बीमारी दे सकता है, ऐसे जो पदार्थ हैं, ऐसे जो वेस्ट हैं, उनको हम हजार्डस वेस्ट बोलते हैं।
हजार्डस वेस्ट जो है वो हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के तहत मैनेज किए जाते हैं इंडिया में। दीज रूल्स आर पब्लिश्ड बाय सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इस सब की बातें हम करेंगे आगे धीरे धीरे, ठीक है। आगे डिफाइन किया गया है कि हजार्डस वेस्ट जो है आर डिस्कार्डेड, इनको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। डिस्कार्डेड सब्सटेंसेस, डिस्कार्डेड मतलब जो छोड़ दिए गए हैं, जिनको बोल सकते हो हमने डिस्कार्ड कर दिया है। तो दीज आर डिस्कार्डेड सब्सटेंसेज हु इज केमिकल नेचर, हु नहीं, हुज केमिकल नेचर मेक्स इट पोटेंशियली डेंजरस, जिसका जो केमिकल नेचर है इसको पोटेंशियली डेंजरस बना देता है। किसको? टू पीपल। हजार्डस वेस्ट कैन बी करोसिव, कैसा कैसा हो सकता है ये? करोसिव, करोसिव मतलब कोरोजन कॉज कर सकता है, ये क्षय कर सकता है। इट कैन बी टॉक्सिक, टॉक्सिक मतलब इट कैन कॉज प्रॉब्लम टू योर हेल्थ, ये जहरीला हो सकता है बोल सकते हो। इट कैन बी फ्लैमेबल, फ्लैमेबल मतलब इसमें आग लग सकती है, ज्वलनशील हो सकता है। इट कैन बी रिएक्टिव, रिएक्टिव मतलब प्रतिक्रियाशील, इसमें कुछ काफी रिएक्शन हो सकती है, विगरस रिएक्शन हो सकती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। किसको? लोगों को या फिर एनवायरमेंट को। ऐसे सब्सटेंसेस दैट आर प्रेजेंट, दैट आर यू कैन से दैट प्रेजेंट, जो कि प्रेजेंट करते हैं क्या? एक थ्रेट है, थ्रेट मतलब खतरा, धमकी बोल सकते हो, टू पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरमेंट। ऐसे सब्सटेंसेज को हम क्या बोल रहे हैं? हजार्डस वेस्ट बोल रहे हैं। देखो, हजार्डस वेस्ट कैन बी डिफाइंड एज एनी वेस्ट दैट बिकॉज ऑफ इट्स फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और infectious properties has the potential to cause irreparable damage and incapacitative illness to human health and or environment। दूसरा पॉइंट लिखा, hazardous waste are discarded substances। कैसे सब्सटेंसेज हैं? डिस्कार्डेड सब्सटेंसेज हैं which whose chemical nature makes it potentially dangerous। इसको क्या बना देता है? पोटेंशियली डेंजरस। किसको? टू पीपल। हजार्डस वेस्ट कैन बी कोरोसिव, ये कोरोसिव हो सकता है, टॉक्सिक हो सकता है, फ्लेमेबल हो सकता है, रिएक्टिव सब्सटेंस हो सकता है, दैट प्रेजेंट अ थ्रेट टू पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरमेंट। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, अकॉर्डिंग टू MOEF एंड CC। MOEF एंड CC का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये मिनिस्ट्री है जो कि एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज को यू कैन से इंडिया में मैनेज करता है। उसकी गाइडलाइंस को प्रोवाइड करता है, उसके प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन और बोल सकते हो उसके लिए जो भी गाइडलाइंस इंडिया में है, उसके प्रोटेक्शन के लिए, कंजर्वेशन के लिए, यू कैन से रिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन के लिए, इन सारी गाइडलाइंस को मैनेजमेंट जो ऑफर करता है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOFCC, अबाउट 80%, जो 80% ऑफ द हजार्डस वेस्ट है इज जनरेटेड इन जस्ट 5 स्टेट्स। भारत देश में, इंडिया में जो हजार्डस वेस्ट जनरेट होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज बोलता है इसका 80% तो 5 स्टेट्स अकेले ही प्रोड्यूस कर देते हैं। वो 5 स्टेट्स कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र है उसके अंदर आंध्र प्रदेश है, देखो यहां पे लिखा हुआ है, इट इज महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, ये कैसे प्रदेश हैं? यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी ज्यादा है, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी ज्यादा है, मतलब यहाँ पे इंडस्ट्रीज काफी ज्यादा है। वो इंडस्ट्रीज की वजह से काफी सारा हजार्डस वेस्ट यहाँ पे पोल्यूट हो सकता है। और कितना हो रहा है आज के टाइम पे प्रैक्टिकली, कि जो भारत है, इंडिया है, उसमें जो भी वेस्ट हजार्डस जनरेट हो रहा है, अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ दैट वेस्ट इज जनरेटेड इन 5 स्टेट्स, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, इन दीज स्टेट्स, ये जो स्टेट्स हैं इनमें इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसीज इन द लास्ट 40 इयर्स, इन स्टेट्स में जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसीज है पिछले 40 सालों में और सो, या कुछ ऐसे 40 साल के आसपास, हैव लेड टू रैपिड ग्रोथ इन इंडियन इंडस्ट्रीज। इसकी वजह से इसमें रैपिड ग्रोथ हुआ है इन इंडस्ट्रीज। द प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोकेमिकल मींस जो पेट्रोलियम या नेचुरल गैसेज की प्रोसेसिंग में या उससे जो केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं उनको बोल रहे हैं पेट्रोकेमिकल्स। पेस्टिसाइड मतलब कीटनाशक। फार्मास्यूटिकल मींस रिलेटेड विद, यू कैन से, जो मेडिसिन इंडस्ट्री है उसको फार्मास्यूटिकल्स बोलते हैं। टेक्सटाइल्स मतलब जो कपड़ा उद्योग है। डाइज मतलब जो डाई होती है कलर वगैरह करने के लिए। फर्टिलाइजर मतलब जो उर्वरक बोलते हैं। लेदर मतलब जानते ही हो आप, लेदर प्रोडक्ट्स। क्लोरोअल्कलीज, क्लोरोअल्कलीज मतलब यू कैन से दीज आर सब्सटेंसेज जो क्लोरीन और एल्कलाइन, बेसिकली इनके अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड और क्लोरीन, इनसे हम प्रोड्यूस करते हैं, एसेट्रा, हैज ग्रोन सिग्निफिकेंटली। तो देखो क्या लिखा गया है, द प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोकेमिकल का मतलब समझ गए आप, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो प्रोसेसिंग होती है या उनसे जो हम कार्य करते हैं उससे जो केमिकल्स निकलते हैं एज अ वेस्ट, उनको हम बोल रहे हैं पेट्रोकेमिकल्स।
पेस्टिसाइड्स जो है, पेस्टिसाइड्स मतलब जो कीटनाशक होते हैं, जैसे डीडीटी एक पेस्टिसाइड है। जो फार्मास्यूटिकल्स है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में काफी सारा वेस्ट जनरेट होता है विच कैन बी हजार्डस इन नेचर। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो कपड़ा उद्योग हो रहा है, उसमें भी काफी सारा हजार्डस वेस्ट जनरेट हो सकता है। जो रंगने के लिए डाइज वगैरह हम प्रोड्यूस करते हैं, उसमें भी हजार्डस वेस्ट जनरेट हो सकता है। जो फर्टिलाइजर्स हैं, हम उर्वरक यूज करते हैं खेतों में, फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं, उनके प्रोडक्शन में, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में भी काफी सारा हजार्डस वेस्ट जनरेट हो सकता है। जो लेदर इंडस्ट्रीज है, जहां पे चमड़े का काम हो रहा है, वहां पे भी हजार्डस वेस्ट जनरेट हो सकता है। जो क्लोरो अल्कलाइंस है, उनकी प्रोसेसिंग में, उनमें जो जो हम क्लोरीन का प्रोडक्शन कर रहे हैं, या हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रोडक्शन कर रहे हैं, सोडियम पेरोक्साइड का प्रोडक्शन कर रहे हैं, वहां पे जो क्लोरो अल्कलीन्स में बेसिकली क्लोरीन और सोडियम पेरोक्साइड इन सब का हम प्रोडक्शन करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह का, तो यहां पे भी काफी सारे हजार्डस वेस्ट जनरेट हो सकते हैं। ये सिग्निफिकेंटली ग्रो कर गए हैं। दीज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस वेस्ट कंटेनिंग, क्या क्या होता है इसमें, इनकी इंडस्ट्रीज में जो वेस्ट जनरेट होते हैं उसमें हैवी मेटल्स होते हैं, साइनाइड्स हो सकते हैं, पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स एरोमेटिक कंपाउंड्स हो सकते हैं। साइनाइड आपको पता है, हैवी मेटल्स भी आपको पता है, पेस्टिसाइड भी आपको पता है, अभी पीछे हमने डिस्कस किया। कॉम्प्लेक्स एरोमेटिक कंपाउंड सकते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स मतलब जिनमें बेंजीन रिंग होती है। एरोमेटिक और एलिफेटिक दो कंपाउंड्स होते हैं बेसिक केमिस्ट्री में, ये भी आपको पता होगा। जो कॉम्प्लेक्स एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो भी रिलीज होते हैं, दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल मोस्टली, आसानी से ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। एंड अदर टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स मतलब जो कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनसे कुछ ऐसे सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं विच कैन बी टॉक्सिक टू ह्यूमन हेल्थ, और यू कैन से टू डिफरेंट स्पीसीज इवन इन स्मॉल अमाउंट, उसको बोलते हैं टॉक्सिन्स। ये भी जहरीले ही होते हैं, बट दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम बायोकेमिकल रिएक्शंस, मतलब ये लिविंग एंटिटीज के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो द प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोकेमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स, डाइज, फर्टिलाइजर्स, लेदर प्रोडक्ट्स, क्लोरो अल्कलाइन एसेट्रा हैज ग्रोन सिग्निफिकेंटली ग्रो हुआ है इन स्टेट्स में। दीज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस वेस्ट कंटेनिंग हैवी मेटल्स, साइनाइड्स, पेस्टिसाइड्स, कॉम्प्लेक्स एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड अदर टॉक्सिन्स। ये सब इंडस्ट्रीज में जो वेस्ट होता है उसमें निकल के आता है। द ग्लोबल इंसिडेंट्स, कुछ दुनिया में इंसिडेंट हुए हैं, घटनाएं हुई हैं, दुर्घटनाएं बोल सकते हैं, जैसे मिनीमाटा बे इंसिडेंट इन जापान। तो ये एक इंसिडेंट था जिसमें मिनीमाटा बे एक बेसिकली खाड़ी थी, उसमें कुछ इंडस्ट्रीज लार्ज अमाउंट में डंपिंग करते थे वेस्ट को, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता था उनकी वो डंपिंग करते थे। तो जो वहां की जो फिशेज होती थी, या जो वहां पे स्नेल्स वगैरह होते थे, उनमें ये जो वेस्ट है इनके कंपाउंड्स अकुमुलेट कर गए बिकॉज ऑफ यू कैन से देयर फूड चेन एक्टिविटी। जो फिशेज वगैरह थी उनके अंदर बायो अकुमुलेशन हो गया, आगे मैं आपको बताऊंगा जरूरत पड़ेगी। तो बायो अकुमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन, बायो अकुमुलेशन मींस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है इनमें कुछ केमिकल्स का अकुमुलेशन हो जाता है, दे कैन नॉट डाइजेस्ट सम केमिकल्स, वो केमिकल्स वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं, मोस्टली फैट सॉल्युबल होते हैं, और उनको ऑर्गेनिजम्स अगर डाइजेस्ट नहीं कर पाती हैं तो इन फॉर्म ऑफ फैट दे स्टोर इन देयर बॉडी, और उनको हम बोलते हैं बायो अकुमुलेशन। अकुमुलेशन हो गया बायोलॉजिकल एंटिटीज में, स्पीसीज में कुछ केमिकल्स का, इसको बोल रहे हैं बायो अकुमुलेशन। बायो मैग्निफिकेशन टर्म रिफर किया जाता है कि जैसे जैसे हम फूड चेन में ट्रॉफिक बढ़ते हैं, हायर ट्रॉफिक्स की तरफ जाते हैं, ये जो सब्सटेंसेज हैं, ये जो प्रॉब्लमेटिक सब्सटेंसेज हैं, इनकी कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ती जाती है। तो उसको बोलते हैं हम बायो मैग्निफिकेशन। मींस जैसे जैसे हम फूड चेन में ऊपर की तरफ जाएंगे फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ये जो अकुमुलेटेड सब्सटेंसेज हैं इनकी कॉन्सेंट्रेशन में भी आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, इसको बोल रहे हैं बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो जो फिशेस थी उस एरिया में, दे हैव अकुमुलेटेड दीस केमिकल्स, स्पेशली मरकरी पोल्यूशन, बिकॉज ऑफ बैटरी वगैरह वहां पे डंप की गई थी। तो मरकरी जो है, मरकरी बेसिकली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्रिएट करता है, हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। तो उसकी वजह से जो मरकरी जो फिशेज में अकुमुलेट हो गई, उसकी वजह से वो मरकरी ह्यूमंस तक पहुंच गई। कैसे? क्योंकि ह्यूमंस उन फिशेज को या स्नेल्स को कंज्यूम किया उन्होंने एज फूड, तो वो जो मरकरी था जो वहां पे अकुमुलेटेड था वो ह्यूमंस में भी आ गया, एंड इन ह्यूमंस दे आर टॉक्सिक, दे आर यू कैन से प्रॉब्लमेटिक, दे आर हजार्डस। इसकी वजह से बीमारी होती है, बेसिकली सीरियस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। तो ये एक इंसिडेंट है, काफी फेमस है सीखने के लिए कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। दिस इज अ ग्लोबल इंसिडेंट। पहला क्या है? मिनीमाटा बे इंसिडेंट, इट इज इन जापान। ये आपको एग्जांपल्स भी याद होने चाहिए फॉर एग्जाम। नेक्स्ट लिखा है लव कनाल इंसिडेंट इन द यूएसए। तो यूएसए में जो जो क्या नाम है उनका, नायग्रा फॉल्स है, वहां पे एक कनाल कंस्ट्रक्ट की गई। तो ये कनाल करीब 1.6 किलोमीटर के आसपास ही हुई, तभी इसका कंस्ट्रक्शन बंद कर दिया गया। इसको लव कनाल बोलते हैं। और आसपास की जो इंडस्ट्रीज है, आसपास के लोग हैं, इसमें अपने वेस्ट को ला ला के डंप करने लगे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये एक वेस्ट डिस्पोजल की साइट हो गई,
और यहाँ पे जो वेस्ट थे वो इतने प्रॉब्लमेटिक हुए कि काफी सारे लोगों को क्रॉनिक डिजीजेस दे गए, मतलब कभी ना खत्म होने वाली लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां हो गई उनको, काफी लोग मर भी गए। सो इट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम। इस तरीके से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसको बोलते हैं लव कैनाल इंसिडेंट। इट वाज इन यूएसए। सिमिलरली पीसीबी लीक इंसिडेंट इनटू मेडिटेरियन सी। इजिप्ट के पास मेडिटेरेनियन सी में जो काफी सारे पीसीबी सब्सटेंसेस थे उनको लोगों ने डंप किया, अलग अलग कंट्रीज ने हजारों टन्स में सालों में डंप, एक एक साल में डंप करते थे, जिसकी वजह से वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई, काफी सारे लोग मर गए, काफी सारे लोगों में खतरनाक बीमारियां हो गई। सो दिस इज अगेन अनदर इंसिडेंट। इसको आगे हम हो सकता है देखें भी, ठीक है। नेक्स्ट भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये इंडिया में हुआ है। इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस रिलीज हुई इन 1984 भोपाल में, जिसकी वजह से काफी सारे करीब 5,500 लोग मर गए और काफी सारे लोगों को ऐसी बीमारियां हो गई जो लंबे समय तक सही नहीं हुई। काफी सारे लोग यू कैन से लाइफ टाइम के लिए वो कहीं ना कहीं से क्षतिग्रस्त हो गए। तो ये इंसिडेंट्स हैं। ऐसे इंसिडेंट्स को देख के हमें ये सीखने को मिला कि नहीं, इन हजार्डस वेस्ट को हमें प्रॉपरली मैनेज करने की जरूरत है। अदरवाइज ये ह्यूमंस को या एनिमल्स को या प्लांट्स को, या बोल सकते हो ह्यूमंस एज वेल एज जो हमारा इकोसिस्टम है, या ह्यूमंस एज वेल एज जो हमारा नेचर है, उसको ये डैमेज कर सकते हैं। दैट डैमेज कैन बी इररिपेरेबल, दैट डैमेज कैन बी यू कैन से क्वाइट सीरियस। तो इन इंसिडेंट्स से भी हमको सीखने को मिलता है कि इन वेस्ट को प्रॉपरली मैनेज करने की आवश्यकता है। जो मिनीमाटा बे इंसिडेंट है ये जापान में हुआ। इसमें प्राइम पोल्यूटेंट क्या था? तो मरकरी प्राइम पोल्यूटेंट था। जो लव कैनाल इंसिडेंट इन यूएसए है, ये यूएसए में नाइग्रा फॉल के आसपास है। इसमें जो बेसिकली इंडस्ट्रियल वेस्ट है, काफी सारा वेस्ट यहाँ पे डंप किया गया, जिसकी वजह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तरह तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। तरह तरह की इंडस्ट्रीज के वेस्ट लोगों ने यहाँ पे डंप करने लगे। पीसीबी लीक, ये मेडिटेरेनियन सी में काफी सारे पीसीबी आप आई होप की जानते ही होंगे, जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे जो यू कैन से प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं, लोग डंप करने लगे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम नियर बाई लोगों में हुई। भोपाल गैस ट्रेजेडी में ये क्वेश्चन पूछता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का लीकेज हुआ था इन 1984, करीब 5,500 लोग मर गए। इसमें भी काफी प्रॉब्लम हुई थी। इन सब इंसिडेंट्स ने हमको एक आइडिया दिया, हमको ये सिखाया कि इन चीजों को मैनेज करना, जो हजार्डस वेस्ट है इसको मैनेज करना, प्रॉपरली मैनेज करना, साइंटिफिकली मैनेज करना कितना ज्यादा आवश्यक है। We follow hazardous waste management rules, waste management and handling rules 2016 in India, which is further discussed in detail, जो कि आगे डिटेल में डिस्कस किया गया है। हम क्या फॉलो कर रहे हैं? तो हम hazardous waste management या management and handling rules 2016 फॉलो करते हैं इन इंडिया में, जो कि नीचे इस प्रकार से डिस्कस्ड है। लिस्ट ऑफ अथॉरिटीज एंड देयर ड्यूटीज, पहले हम इसकी बात करेंगे कि अलग अलग अथॉरिटीज कौन कौन सी हैं, उनकी ड्यूटी क्या क्या है। तो पहला है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये जो मिनिस्ट्री अभी मैंने बात की, इसका पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका काम क्या है, इसकी ड्यूटी क्या है? सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ हजार्डस एंड अदर वेस्ट, जो हजार्डस है या अदर वेस्ट, इनको आइडेंटिफाई करना, ये इस मिनिस्ट्री का काम है। देन परमिशन टू एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स ऑफ हजार्डस एंड अदर वेस्ट, जो एक्सपोर्टर्स हैं या जो इंपोर्टर्स हैं उनको परमिशन देना, किसके लिए? हजार्डस वेस्ट के इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए। तो ये काम करता है ये मिनिस्ट्री। देन परमिशन फॉर ट्रांजिट ऑफ हजार्डस एंड अदर वेस्ट टू इंडिया, जो हजार्डस या इस तरीके के वेस्ट हैं इनको इंडिया में एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए लाइसेंस प्रोवाइड करना, परमिशन प्रोवाइड करना भी इस मिनिस्ट्री का काम है। प्रमोट एनवायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट ऑफ हजार्डस एंड अदर वेस्ट। इन्वायरमेंटली मतलब इन्वायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट हमें करने के लिए प्रमोट करता है ये मिनिस्ट्री, किसके लिए? हजार्डस और अदर वेस्ट के लिए। इन्वायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट का मतलब इस तरीके से इन वेस्ट को हम मैनेज करें कि ये इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर सके, निगेटिवली उसको बहुत ज्यादा अफेक्ट ना कर सके। स्पॉन्सरिंग ऑफ ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम, जो ट्रेनिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं उनकी स्पॉन्सरिंग ऑन हजार्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज, ये सब काम ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। देन अदर बॉडी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसको आप शॉर्ट में बोलते हो सीपीसीबी। तो सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? तो ये कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज ऑफ स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये सीपीसीबी सेंट्रल बॉडी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ऐसे ही स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स होते हैं, जैसे हरियाणा स्टेट का स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, या यूपी का स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, या गुजरात का स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो ये जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इनकी एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेट करना, ये काम भी है किसका? सीपीसीबी का। कंडक्ट ट्रेनिंग कोर्सेज फॉर अथॉरिटीज डीलिंग विद मैनेजमेंट ऑफ हजार्डस एंड
अदर वेस्ट, जो अथॉरिटीज है जो डील कर रही है किससे, हजार्डस और अदर वेस्ट के मैनेजमेंट से, उनके लिए ट्रेनिंग वगैरह कंडक्ट करना, ये किसका काम है, सीपीसीबी का। रिकमेंड द स्टैंडर्ड्स एंड स्पेसिफिकेशंस फॉर ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड लिचेट, रिकमेंड प्रोसीजर्स फॉर कैरेक्टराइजेशन ऑफ हजार्डस वेस्ट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि ये स्टैंडर्ड्स और स्पेसिफिकेशंस रिकमेंड करेंगे किसके लिए, फॉर ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड लिचेट। जो ऐसे वेस्ट हैं या जो लिचेट है, लिचेट क्या होता है समझा देता हूं मैं आपको। जैसे मान लो कोई सॉलिड वेस्ट है या मान लो सॉइल है, तो इसमें से अगर कोई लिक्विड पास करता है, परकोलेट करता है, इफ इट पासेस थ्रू इट, तो इसके जो कुछ सॉल्युबल मैटर है, टॉक्सिन्स है, वो अपने अंदर डिसॉल्व कर ले रहा है, या जो सस्पेंडेड मैटर है वो अपने साथ लेके कैरी कर ले रहा है। तो ये जो प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है विच इज percolated from this solid waste and has collected, you can say, toxins or other waste materials from it in soluble or in dissolved matter, ऐसे लिक्विड वेस्ट को हम लिचेट बोलते हैं। तो ये जो लिचेट है, इसके डिस्पोजल और स्पेसिफिकेशन फॉर ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड लिचेट, रिकमेंड प्रोसीजर्स फॉर कैरेक्टराइजेशन ऑफ हजार्डस वेस्ट, और हजार्डस वेस्ट के कैरेक्टराइजेशन के लिए प्रोसीजर प्रोवाइड करना। ऑल दीज रिकमेंडेशंस आर गिवन बाय सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। Then inspection of facilities handling hazardous waste as and when necessary। जो फैसिलिटीज है जो hazardous waste को मैनेज कर रही हैं, उन फैसिलिटीज का इंस्पेक्शन कब, जब जरूरत है तब। ये सब काम भी कौन करता है, सीपीसीबी करता है। सेक्टर स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन, सेक्टर स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन करता है किसके लिए, टू आइडेंटिफाई वेस्ट फॉर इंक्लूजन इन दीज रूल्स। ये जो रूल्स है हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, इन रूल्स के तहत कौन से वेस्ट को इंक्लूड करना है, इसके लिए सेक्टर स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन करता है सीपीसीबी। सेक्टर स्पेसिफिक मतलब कि अलग अलग सेक्टर्स में क्या क्या वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, उनमें कौन कौन से वेस्ट को या कौन कौन चीजों को हमको हजार्डस वेस्ट में या किस वेस्ट के अंदर इंक्लूड करना है, किस रूल्स में, किस रूल्स के तहत हमको उसको मैनेज करना है, ये सब इंक्लूजन कौन करता है, सीपीसीबी। प्रिपेयर एन अपडेटेड गाइडलाइन, एक अपडेटेड गाइडलाइन प्रिपेयर करता है टू प्रिवेंट और मिनिमाइज द जनरेशन एंड हैंडलिंग ऑफ हजार्डस एंड अदर वेस्ट। तो ये प्रिपरेशन करता है अपडेटेड गाइडलाइंस को किसके लिए, टू प्रिवेंट करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, क्या, जनरेशन एंड हैंडलिंग ऑफ हजार्डस एंड अदर वेस्ट। तो ये अपडेटेड गाइडलाइंस प्रोड्यूस करता है, प्रिपेयर करता है टू प्रिवेंट और मिनिमाइज द जनरेशन एंड हैंडलिंग ऑफ हजार्डस एंड अदर वेस्ट। टू प्रिपेयर एनुअल रिव्यू रिपोर्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट। एनुअल रिव्यू रिपोर्ट ये पब्लिश करता है, प्रिपेयर करता है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट। इंडिया में हजार्डस वेस्ट के मैनेजमेंट की एनुअल रिपोर्ट मतलब वार्षिक रिपोर्ट भी ये प्रिपेयर करता है। एनी अदर फंक्शन असाइंड बाय द मिनिस्ट्री फ्रॉम टाइम टू टाइम, या फिर जो हमारी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, वो समय समय पे इसको अगर कोई काम देती है तो उस काम को, उस फंक्शन को भी ये पूरा करता है। आई होप इट इज क्लियर। समझ आया कि नहीं आपको। बायो रेमेडिएशन नहीं बोला मैंने, बायो रेमेडिएशन इज डिफरेंट थिंग। बायो रेमेडिएशन मीन्स किसी चीज की रेमेडी प्रोवाइड करना बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे ऑयल वगैरह स्पिल कर जाता है तो बैक्टीरिया से हम, ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया होते हैं, उसको हम ओशन से डिस्कार्ड कर देते हैं, हटा देते हैं। सो दीज आर बायो रेमेडिएशन। बायो रेमेडिएशन मीन्स किसी प्रॉब्लम की रेमेडी सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है इतना, समझ आया कि नहीं किशोर जी। फास्ट तो नहीं चल रहे हम लोग, बताइए, रिप्लाई करिए एक बार, आगे बढ़े। पारस, कल्पेश, कोई डाउट हो तो शर्माना नहीं है, ठीक है। आस्क, इफ यू हैव एनीथिंग इन माइंड यू कैन ऑलवेज आस्क। फोकस करके आपको समझना है। मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप आसानी से समझ सको। ये पीडीएफ में आपको अवेलेबल करा दूंगा। अभी ये पीडीएफ अंडर मेकिंग है, मैं इसको बना रहा हूं, तो जब इसको कंप्लीट कर दूंगा मैं, तभी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। इतना भी चाहिए तो मैं आपको भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर पूरा करने के बाद ही मैं भेजना चाह रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। जो स्टेट गवर्नमेंट है या जो यूटीज है उनकी जो गवर्नमेंट है यूनियन टेरिटरीज की, या जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनका क्या फंक्शन है, उनका क्या पर्पज है। तो ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट्स, देखो जो लोकल अथॉरिटीज है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मींस लाइक म्युनिसिपैलिटी एक्सेट्रा,
या जो स्टेट गवर्नमेंट है, ये आइडेंटिफाई करती हैं किसको, साइट्स को, फॉर कॉमन हजार्डस एंड अदर वेस्ट ट्रीटमेंट। जो कॉमन हजार्डस एंड अदर वेस्ट हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए क्या उपयुक्त साइट्स है, इस साइट को आइडेंटिफाई करना किसका काम है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है या जो स्टेट गवर्नमेंट है। भैया जिसके प्रदेश में ये चीजें हो रही हैं उसको ज्यादा अच्छे से अपनी जियोग्राफी के बारे में पता है कि कहां पे किस चीज को हम प्रोवाइड कर सकते हैं, कौन सी साइट उपयुक्त है, तो ये सब काम इसलिए इसको दिया गया है। स्टोरेज एंड नॉट ओनली ट्रीटमेंट स्टोरेज एंड डिस्पोजल फैसिलिटी, इसको बोलते हैं TSDF। ये टर्म आपको पता होना चाहिए, ट्रीटमेंट स्टोरेज एंड डिस्पोजल फैसिलिटी, इसको मैं बोलूंगा TSDF। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है या जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका पर्पस क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये आइडेंटिफाई करती है क्या, साइट्स को, किन साइट्स को, फॉर कॉमन हजार्डस एंड अदर वेस्ट, इनके क्या करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, स्टोरेज के लिए, डिस्पोजल के लिए। इन वेस्ट को प्रॉपर ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, इन वेस्ट को आप लूजली स्टोर नहीं कर सकते हो, इनको प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट है, इन वेस्ट को आप कहीं भी डिस्पोज नहीं कर सकते हो। अभी बताया जो दुनिया में इंसिडेंट्स हुए, डिस्पोजल भी साइंटिफिक होना चाहिए, आफ्टर ट्रीटमेंट होना चाहिए, तो इनकी डिस्पोजल की या फिर जो और फैसिलिटीज हैं, ट्रीटमेंट स्टोरेज एंड डिस्पोजल फैसिलिटीज हैं, इनको मैनेज करने के लिए हम क्या साइट रखेंगे, कहां पे ये काम प्रोवाइड करेंगे, ये आइडेंटिफिकेशन किसका काम है, स्टेट गवर्नमेंट का। असेस EIA रिपोर्ट, जो EIA रिपोर्ट होती है, इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, ये आपने पढ़ा होगा, EIA रिपोर्ट्स को असेस करना एंड कन्वे द डिसीजन ऑफ अप्रूवल ऑफ साइट और अदरवाइज अक्वायर द साइट और इन्फॉर्म ऑपरेटर ऑफ फैसिलिटी और ऑक्युपायर और एसोसिएशन ऑफ ऑक्युपायर्स टू अक्वायर द साइट। तो ये क्या करता है, EIA को असेस करता है और कन्वे करता है, मैसेज देता है, कन्वे करता है क्या, द डिसीजन ऑफ अप्रूवल, जो डिसीजन है अप्रूवल का ऑफ साइट, साइट के रिगार्डिंग जो अप्रूवल की डिसीजन है उसको कन्वे करता है, और अदरवाइज अक्वायर द साइट, या फिर साइट अक्वायर करता है, और इन्फॉर्म ऑपरेटर, या इन्फॉर्म करता है ऑपरेटर्स को, किसको, ऑपरेटर ऑफ फैसिलिटी और ऑक्युपायर और एसोसिएशन ऑफ ऑक्युपायर्स टू अक्वायर द साइट। साइट को अक्वायर करने के लिए या जो डिसीजन है उसको कन्वे करता है, या ये रिपोर्ट को कन्वे करता है, जो भी साइट का मालिक है उसको ये काम, उसको ये कन्वे करता है। पब्लिश periodically an inventory of all the potential or existing disposal sites in the state or the union territory। इन्वेंटरी का मतलब होता है डिटेल लिस्ट, जैसे किसी फैक्ट्री वगैरह में या किसी इंडस्ट्री वगैरह में हर एक जो प्रोडक्ट या हर एक जो कंपोनेंट्स हैं जिनकी इनकी जरूरत है, उनकी हम डिटेल लिस्ट लगते हैं, उसको हम प्रॉपर मैनेज करते हैं, उसको बोलते हैं इन्वेंटरी मैनेजमेंट। तो ऐसी लिस्ट को ये पब्लिश करता है पीरियोडिकली, जिसमें सारे पोटेंशियल और एग्जिस्टिंग डिस्पोजल साइट्स जो स्टेट्स में है या यूनियन टेरिटरी में है उनको ये मेंशन करता है। तो दीज वर्क्स आर डन बाय स्टेट गवर्नमेंट। देन अभी बताया मैंने SPCB, जिसको स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बोल रहे हैं, और पोल्यूशन कंट्रोल कमिटीज PCC, ये दोनों नाम इनको दिए जाते हैं। कई बार ये बोर्ड्स होते हैं, कई बार ये कमिटीज होती हैं। इन दोनों का क्या काम है, तो इन्वेंटराइजेशन ऑफ हजार्डस एंड अदर वेस्ट, जो हजार्डस या अदर वेस्ट है इनका इन्वेंटराइजेशन मतलब इनकी डिटेल लिस्ट और उनका मैनेजमेंट। ग्रांट एंड रिन्यूअल ऑफ ऑथराइजेशन, grant and renewal of authorization, this is the other work of SPCBs। monitoring of compliance of various provisions and conditions of permission, जो परमिशन की कंडीशंस है या जो और प्रोविजंस है उनको प्रॉपर ये मॉनिटर करता है कि सही काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऑल दीज थिंग्स। एग्जामिनिंग द एप्लीकेशन फॉर इंपोर्ट्स सबमिटेड बाय द इंपोर्टर्स एंड फॉरवर्डिंग द सेम टू द MOEF एंड CC। एग्जामिन करता है किसको, द एप्लीकेशन फॉर इंपोर्ट, इंपोर्ट करने के लिए कोई अगर एप्लीकेशन दे रहा है कि हमको कोई चीज मंगाना है बाहर से, तो वो चीज क्या है, उसमें कोई हजार्डस केमिकल तो नहीं है, और वो है तो क्या उसको मैनेज करने के लिए इनके पास प्रॉपर फैसिलिटी है, प्रॉपर सुविधाएं हैं। इस तरीके से एग्जामिन करता है ये एप्लीकेशन फॉर इंपोर्ट सबमिटेड बाय द इंपोर्टर, जो इंपोर्टर सबमिट करता है और फॉरवर्ड करता है, ये जो रिपोर्ट है या ये जो एप्लीकेशन है इसको फॉरवर्ड करता है द सेम टू द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स टू प्रिवेंट और रिड्यूस और मिनिमाइज द जनरेशन ऑफ हजार्डस एंड अदर वेस्ट, अलग अलग प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करता है जिसमें टू प्रिवेंट एंड रिड्यूस और मिनिमाइज द जनरेशन ऑफ हजार्डस वेस्ट एंड अदर वेस्ट। इस सब के लिए अलग अलग मतलब जो हजार्डस वेस्ट है, अदर वेस्ट है, इनको मैनेजमेंट करने के लिए, इनको मिनिमाइज करने के लिए, इनको रिड्यूस करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स भी ये इंप्लीमेंट करता है। एक्शन अगेंस्ट वायलेशन ऑफ दीज रूल्स, अगर कोई रूल्स बने हैं उस स्टेट में, उन रूल्स को कोई तोड़ता है तो उसके लिए एक्शन भी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ही लेता है। एनी अदर फंक्शंस अंडर दीज रूल्स असाइन्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम,
समय समय पर अगर ये मिनिस्ट्री कोई और पर्पज, कोई और फंक्शन, कोई और काम इनको देती है तो उस काम को भी अंजाम तक ले आते हैं। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, देखो ये नाम से ही क्लियर है, फॉरेन ट्रेड मतलब ये कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। सो ईदर ग्रांट लाइसेंस फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट और रिफ्यूज द लाइसेंस फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ हजार्डस वेस्ट। तो जो हजार्डस वेस्ट है उनके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए या तो ये ग्रांट करता है परमिशन, लाइसेंस ग्रांट करता है, या फिर रिफ्यूज कर देता है, नहीं देता है, मना करता है। तो देखो फॉरेन ट्रेड ये नाम से क्लियर है, ये क्या काम कर रहा है, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को या तो परमिट कर रहा है या तो यू कैन से प्रिवेंट कर रहा है। नेक्स्ट, पोर्ट अथॉरिटी। पोर्ट मतलब बंदरगाह जिसको बोलते हो। पोर्ट अथॉरिटी का क्या काम होता है? सो पोर्ट अथॉरिटी का काम क्या होता है? वेरीफाई द डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट्स है उसको वेरीफाई करता है। इन्फॉर्म द मिनिस्ट्री फॉर एनी इलीगल ट्रैफिक, अगर कोई इलीगल ट्रैफिक है तो मिनिस्ट्री को उसके बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाना। ट्रेनिंग द ऑफिशियल्स, जो ऑफिशियल्स हैं उनको ट्रेन करना ऑन द प्रोविजन ऑफ द रूल्स एंड इन द एनालिसिस ऑफ हजार्डस एंड अदर वेस्ट। ठीक है, जो ऑफिशियल्स हैं पोर्ट पे उनको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करना रिगार्डिंग टू दीज हजार्डस वेस्ट एंड अदर वेस्ट। टेक एक्शंस अगेंस्ट एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स फॉर वायोलेशंस, जो एक्सपोर्टर या इंपोर्टर्स हैं अगर वो कोई रूल को वायोलेट करते हैं तो उसके अगेंस्ट एक्शन लेना। एनालाइज द वेस्ट परमिटेड फॉर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए वेस्ट परमिट किए गए हैं उनकी एनालिसिस करना, उनको चेक करना। ये सब काम किसका है? पोर्ट अथॉरिटी का। तो ये सारे अलग अलग अथॉरिटीज हैं, इनके फंक्शंस को यहां पे मैंने मेंशन किया हुआ है। देखो ये रट्टा मारने वाली चीजें हैं, बहुत ज्यादा मैं समझा नहीं सकता हूं। समझने वाली चीजें अब आ रही हैं। नाउ यू नीड टू फोकस। जो समझने वाली चीज थी वो यहां थी, वो मैंने आपको डिटेल में बताया। फिर कुछ समझने वाली चीजें इधर थी। अब ये आपको थोड़ा सा रट्टा मारना है, पढ़ पढ़ के बार बार पढ़ पढ़ के आएगा। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंस्टिट्यूएंट टू बी कॉल्ड हजार्डस। मतलब क्या प्रकृति, क्या नेचर, क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए किसी कंस्टिट्यूएंट का कि हम उसको हजार्डस बोलने लग जाए, हम बोलने लग जाए कि ये हजार्डस है, इसके लिए उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। ठीक है, तो अ कंस्टिट्यूएंट इज कॉल्ड एज हजार्डस व्हेन इट पॉजेस वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। बोला गया कि कोई कंस्टिट्यूएंट जो है उसको हम हजार्डस बोलेंगे कब? जब इसमें निम्नलिखित जो नीचे लिखी हुई चीजें हैं इनमें एक या एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज होंगी, ऐसे गुण होंगे इसके अंदर, तो हम बोलेंगे कि हजार्डस है। हजार्डस मतलब अगेन डेंजरस, खतरनाक। हजार्डस मींस डेंजरस, खतरनाक है, जो विच इज पॉजिटिव थ्रेट। पीछे डेफिनेशन मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो पहला पहला क्या है कैरेक्टरिस्टिक? पहला कैरेक्टरिस्टिक बोला इन्होंने एक्सप्लोजिव इन नेचर है। एक्सप्लोजिव मतलब, एक्सप्लोजिव मतलब, एक्सप्लोजिव का क्या मतलब होता है? एक्सप्लोजिव का क्या मतलब होता है बताइए? एक्सप्लोजिव का क्या मतलब समझते हैं आप? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सप्लोजिव? बताइए। देखो इन शब्दों का अगर मतलब समझ जाओगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। बताइए, चैट बॉक्स में बताइए। विच कैन इग्नाइट, नहीं इग्नाइट का मतलब आगे देखो, अभी आगे फ्लेमेबल है, फिर आगे इग्नाइट का मतलब अलग है। इग्नाइट का मतलब कोई चीज जो जल जाए। ऑक्सीडाइजर्स जो होते हैं वो भी, जो ऑक्सीकरण करते हैं वो भी इग्नाइट हो सकते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट कैन गेट इग्नाइटेड, देयर आर सो मेनी सॉलिड्स एंड लिक्विड केमिकल्स दैट कैन गेट इग्नाइटेड। इग्नाइट होना ये दूसरी चीज है। एक्सप्लोजिव मतलब विस्फोटक जो चीज है, मतलब बहुत ही वायलेंट रिएक्शन हो रही है और ऑल ऑफ सडन स्पॉन्टेनियस ये विस्फोट कर जा रहा है, दग जा रहा है, जिसको बोलते हैं। जैसे पटाखे होते हैं तो दे आर कॉल्ड एक्सप्लोजिव। जलना, इग्नाइट होना और एक्सप्लोड करना ये दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो एक्सप्लोजिव का कोड क्या है पहले ये जानो, H1। ये क्वेश्चन पूछता है, ये सब मैच द फॉलोइंग वगैरह पूछ सकता है। ये जो देखो अलग अलग ये चीजें हैं, इनके कोड्स H3 जैसे यहाँ पे H4.1 है, ये कोड्स को मैच करने के लिए कई बार पूछ सकता है। इनकी डिफिनीशन पे कई बार आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। पीवाईक्यू जब आप सॉल्व करोगे तो समझ जाओगे। आगे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊंगा आफ्टर फिनिशिंग दिस टॉपिक। तो एन एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, एक एक्सप्लोजिव सब्सटेंस ऐसा सॉलिड या लिक्विड सब्सटेंस है, इज अ सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस विच इज इन इटसेल्फ, जो कि खुद में ही कैपेबल, मतलब अपनी क्षमता रखता है, बाई केमिकल रिएक्शन, की केमिकल रिएक्शन से ऑफ प्रोड्यूसिंग अ गैस, एक गैस ये प्रोड्यूस कर सकता है एट सच अ टेम्परेचर, इतने टेम्परेचर पे एंड प्रेशर एंड एट सच अ स्पीड एज टू कॉज डैमेज टू द सराउंडिंग। बोला गया एक्सप्लोजिव ऐसा सब्सटेंस है जो लिक्विड हो सकता है या सॉलिड हो सकता है, जो खुद में ही ऐसी क्षमता रखता है कि केमिकल रिएक्शन से ये ऐसी गैस प्रोड्यूस कर सकता है
इतने टेम्परेचर पे या इतने प्रेशर पे या इतनी स्पीड से कि ये सराउंडिंग को डैमेज कर सकता है। ऐसे प्रोडक्ट को क्या बोल रहे हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को एक्सप्लोजिव बोल रहे हैं। दे आर कॉल्ड एज एक्सप्लोजिव। और इसका कोड क्या है वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में, इट इज कॉल्ड एज H1। दूसरा क्या है, फ्लेमेबल। फ्लेमेबल का क्या मतलब समझ रहे हैं आप, बताइए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्लेमेबल? फ्लेमेबल मतलब ज्वलनशील, जिसमें आग लग सकती है, उसको हम बोल रहे हैं फ्लेमेबल। तो पहले बोला फ्लेमेबल लिक्विड्स, इसका कोड क्या है H3। H2 देखो इसमें नहीं है, आगे वो भी नोट लिखा होगा, ये अभी पढ़ लेना आप नए लेटेस्ट रूल्स में, उसमें ऐड भी कर दिया है। सो फ्लेमेबल लिक्विड्स आर लिक्विड्स और मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स और लिक्विड्स कंटेनिंग सॉलिड्स इन सॉल्यूशन। जो फ्लेमेबल लिक्विड्स हैं ये या तो लिक्विड्स हैं, या तो मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स हैं, या तो लिक्विड के मिक्सचर्स हैं ये, या फिर और लिक्विड्स कंटेनिंग सॉलिड्स, मतलब लिक्विड्स के अंदर सॉलिड्स हैं कुछ, ऐसा ये मिक्सचर है। इन सॉल्यूशन और सस्पेंशन, सॉलिड कैसे है, या तो सॉल्यूशन में यानी डिसॉल्व फॉर्म में, या फिर सस्पेंशन फॉर्म में, सस्पेंडेड फॉर्म में, विच गिव ऑफ अ फ्लेमेबल वेपर, जो कि फ्लेमेबल ज्वलनशील वेपर्स प्रोड्यूस करता है। वेपर मतलब वाष्प जिसको बोलते हो, वेपर एट अ टेम्परेचर ऑफ लेस देन और इक्वल टू 60.5 डिग्री सेंटीग्रेड इन अ क्लोज्ड कप टेस्ट। आगे बताऊंगा मैं, ये पेंस्की मार्टेंस क्लोज्ड एंड ओपन कप टेस्टर्स होते हैं। तो बोला गया फ्लेमेबल लिक्विड, देखो या तो ये लिक्विड हो सकता है, या तो लिक्विड लिक्विड का मिक्सचर हो सकता है, या तो सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर हो सकता है। सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर कैसे होगा, या तो सॉलिड इन डिसॉल्व स्टेट होगा, या तो सॉलिड इन सस्पेंडेड स्टेट। तो क्या लिखा गया है, ये फ्लेमेबल लिक्विड्स हो सकते हैं, या फिर लिक्विड्स हो सकते हैं, मतलब लिक्विड लिक्विड का मिक्सचर हो सकता है, या लिखा भी आगे मिक्सचर ऑफ लिक्विड सकते हैं, या फिर लिक्विड्स कंटेनिंग सॉलिड्स, या फिर इसके अंदर सॉलिड सकते हैं लिक्विड के अंदर, सॉल्यूशन में या सस्पेंशन में, जो कि क्या करते हैं, जो कि फ्लेमेबल ज्वलनशील वेपर्स प्रोड्यूस करते हैं एट अ टेम्परेचर इक्वल टू और लेस देन 60.5 डिग्री सेंटीग्रेड इन क्लोज्ड कप टेस्टर, और अथवा लेस देन और इक्वल टू 65.6 डिग्री सेंटीग्रेड इन ओपन कप टेस्टर। पेंस्की मार्टिन्स क्लोज कप और ओपन कप टेस्टर आपने पढ़ा होगा हाईवे इंजीनियरिंग में। इसके जरिए आप फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट टेस्ट परफॉर्म करते हो। फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट टेस्ट परफॉर्म करते हो उस ऑपरेटस से, वही सेम ऑपरेटस यहां पे भी हम यूज कर रहे हैं। तो आगे बोला गया या फिर 65.6 डिग्री सेंटीग्रेड से कम या फिर इसके बराबर ओपन कप टेस्टर जो होता है उसके अंदर ये फ्लेमेबल वेपर्स प्रोड्यूस करते हैं। अब ये टेस्ट आप करोगे तो इसमें क्या करते हैं कि हम नीचे से गर्म करते रहते हैं, थर्मामीटर लगा देते हैं और बीच बीच में फ्लेम डालते रहते हैं, मतलब आग इग्नाइट करते रहते हैं। देखते हैं कि किस टेम्परेचर पे जो मटेरियल है उसकी वेपर्स में आग लग जा रही है, और फिर हम देखते हैं कि कितने टेम्परेचर पे जो आग है वो सस्टेन कर जा रही है, मतलब जो मटेरियल है इटसेल्फ इट इज गेटिंग इग्नाइटेड। ये दो टेस्ट परफॉर्म करते हैं। वो टेम्परेचर जिसपे वेपर्स में आग लग जा रही है उसको बोलते हैं फ्लैश पॉइंट, और वो टेम्परेचर जिसपे मटेरियल इटसेल्फ इग्नाइट कर जा रहा है या ये आग सस्टेन कर जा रही है, जलता ही रह जा रहा है, उस टेम्परेचर को बोलते हैं फायर पॉइंट। तो फ्लैश और फायर पॉइंट टेस्ट करते हैं हम पेंस्की मार्टेंस ओपन एंड क्लोज कप टेस्टर। बिटुमिन के लिए आपने टेस्ट किया होगा हाईवे इंजीनियरिंग में, वही सेम चीज यहां पे भी है। यहां पे बोला गया है फ्लेमेबल लिक्विड्स होते हैं लिक्विड्स या मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स या लिक्विड्स कंटेनिंग सॉलिड्स इन सॉल्यूशन और सस्पेंशन विच गिव ऑफ, जो कि देते हैं क्या, फ्लेमेबल वेपर्स देते हैं। अब समझ गए होगी मेरी बात और अच्छे से, फ्लेमेबल वेपर्स का क्या मतलब है, टेस्ट से समझाया मैंने आपको। एट अ टेम्परेचर ऑफ less than or equal to 60.5 degree centigrade in open cup tester or less than or equal to 65.6 degree centigrade in, सॉरी यहां पे क्लोज कप टेस्टर है, यहां पे ओपन कप टेस्टर है। एग्जांपल जैसे पेंट, ऐसे पदार्थों की कुछ एग्जांपल जैसे पेंट है, वार्निश है, प्रोटेक्टिव कोटिंग ओवर वुड जो होता है उसको वार्निश बोलते हो। देन देर आर दीज आर लेक्वर्स शाइनी कोटिंग ओवर वुड मेटल्स एसेट्रा। तो ये अलग अलग मटेरियल है जो कुछ एग्जाम्पल है किसके, फ्लेमेबल लिक्विड्स के। इनका कोड क्या है, H3 है। अगला क्या है, फ्लेमेबल सॉलिड्स। फ्लेमेबल सॉलिड्स, पहले ज्वलनशील लिक्विड की बात किया, लिक्विड 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 का मिक्सचर, लिक्विड जिसमें सॉलिड इन सस्पेंशन या इन डिसॉल्व फॉर्म में है। अब सॉलिड की बात कर रहे हैं, इसका कोड है H4.1। सॉलिड्स विच अंडर कंडीशंस एनकाउंटर्ड इन ट्रांसपोर्ट आर रेडली, रेडली मतलब बिना हिचक बिना हिचकिचाहट, वेरी इजीली बहुत आसानी से, कंबस्टिबल और दे कैन कैच फायर थ्रू फ्रिक्शन और रबिंग। ऐसे सॉलिड्स जो अंडर कंडीशंस एनकाउंटर, जब ऐसी कंडीशंस आई जिनमें उनमें आग लग सकती है, या फिर ट्रांसपोर्ट करने के दरमियान जब वो घिसते हैं आपस में, रगड़ते हैं फ्रिक्शन वगैरह से, रबिंग से उनमें आग लग जाए, दे कैन कैच फायर, दे कैन गेट इग्नाइटेड। तो ऐसे मटेरियल को इसके अंदर कैटेगराइज किया गया जिसको बोल रहे हैं फ्लेमेबल सॉलिड्स। इसका कोड क्या है, H4.1। नेक्स्ट
सब्सटेंसेज लाइबल टू स्पॉन्टेनियस कंबशन। कंबशन का मतलब होता है दहन, जल जाना, आग लग जाना किसी चीज में, उसको बोलते हैं कंबशन। कंबशन आपने पढ़ा होगा पहले ही हाई स्कूल वगैरह में। तो ऐसे सब्सटेंसेज जो लाइबल हैं किसके लिए? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब बिल्कुल त्वरित बोल सकते हो, एट द टाइम, बिल्कुल एट द इंस्टेंट। तो दे आर लाइबल टू स्पॉन्टेनियस कंबशन, तुरंत ही इसमें आग लग जाती है। इनका कोड क्या है? H4.2। इसमें क्या है? सब्सटेंसेज अंडर नॉर्मल कंडीशंस आर लाइबल टू स्पॉन्टेनियस हीटिंग और कैन इंटरैक्ट विद एयर एंड कैच फायर। तो इसमें ऐसे सब्सटेंसेज हैं जो नॉर्मल कंडीशंस में ही अचानक से इनमें आग लग सकती है, या गर्म करने से या इंटरेक्शन विद एयर वगैरह से इनमें आग लग सकती है। सो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अ कंस्टिट्यूएंट इज कॉल्ड एज हजार्डस व्हेन इट इज पॉजिंग वन और मोर ऑफ सच प्रॉपर्टीज। पहला बोला मैंने एक्सप्लोजिव, मतलब समझ गए आप, जिनमें एक्सप्लोजन हो सकता है। दूसरा बोला मैंने फ्लेमेबल लिक्विड्स, जो कि लिक्विड्स है, इसकी डिफिनीशन ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, जिनमें जो वेपर्स है उनमें आग लग सकती है इन क्लोज कप टेस्टर लेस देन और इक्वल टू 60.5 डिग्री सेंटीग्रेड, या इन ओपन कप टेस्टर लेस देन और इक्वल टू 65.6 डिग्री सेंटीग्रेड। एग्जाम्पल भी इसके पूछ सकता है, पेंट है, वार्निश है, ये सब किसमें है? तो ये H3 कोड में है। देन फ्लेमेबल सॉलिड्स, मतलब ऐसे सॉलिड्स हैं जिनमें ऐसी सिचुएशन प्रोड्यूस हुई ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन और ड्यूरिंग द स्टोरेज कि वो रगड़ के आपस में फ्रिक्शन से या एयर से संपर्क में आके आग लग सकती है, उनमें फायर कैच कर सकते हैं, उनको H4.1 में रखा है। देन H4.1 में सब्सटेंसेज लायबल टू स्पॉन्टेनियस कंबशन, जिसमें तुरंत ही आग लग जाएगी, अचानक से जिनमें आग लग जाएगी, अंडर नॉर्मल कंडीशंस जिनमें स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो सकती है या फिर दे कैन इंटरैक्ट विद एयर एंड कैच फायर, उनको रखा है H4.2 में। सब्सटेंसेज इन कॉन्टैक्ट विद वाटर एमिट फ्लेमेबल गैसेज, कुछ ऐसे सब्सटेंसेज हैं जो जब पानी के संपर्क में आते हैं तो फ्लेमेबल गैसेज प्रोड्यूस करते हैं, ज्वलनशील गैसेज प्रोड्यूस करते हैं, इनको H4.3 कोड के अंदर रखा गया है। सब्सटेंसेज विच अपॉन इंटरेक्शन विद वाटर, ऐसे सब्सटेंसेज जो पानी से इंटरेक्शन करने पे आर लायबल टू बिकम फ्लेमेबल, ज्वलनशील हो सकते हैं, या फिर गिव ऑफ फ्लेमेबल गैसेज, या फिर ज्वलनशील गैसेज प्रोड्यूस करते हैं इन डेंजरस क्वांटिटीज, खतरनाक अमाउंट में, खतरनाक क्वांटिटीज में प्रोड्यूस करते हैं। इनको क्या बोल रहे हैं हम लोग? सो दे आर कॉल्ड एज, you can say substances in contact with water emit flammable gases, H4.3। then ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो है या ऑक्सीडाइजर्स हैं, जिनको ऑक्सीकरण करने की जिनकी टेंडेंसी होती है, उनको कोड H5.1 में रखा गया है। सब्सटेंसेज विच इन देमसेल्व्स आर नॉट नेसेसरली कंबस्टिबल, ऐसे सब्सटेंसेज जो खुद में तो जरूरी नहीं है कि कंबस्टिबल हो, बट जनरली इंटरैक्ट विद ऑक्सीजन, लेकिन ये ऑक्सीजन के जब संपर्क में आते हैं तो इनमें आग लग सकती है। इंटरैक्ट विद ऑक्सीजन एंड कंट्रीब्यूट टू कंबशन, यानी ऐसे सब्सटेंसेज जो खुद में तो ज्वलनशील नहीं है, दे आर नॉट यू कैन से फ्लेमेबल और कंबस्टिबल बाय इन देमसेल्फ, लेकिन जब वो ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, उनका ऑक्सीकरण हो जाता है, और जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनमें कंबशन या दहन होने लगता है, आग लग जाती है। देन ऑर्गेनिक परऑक्साइड्स, परऑक्साइड्स जानते ही होंगे आप, जिसमें ओ के बॉन्ड होते हैं, स्पेशल अरेंजमेंट्स होते हैं, उनको परऑक्साइड्स बोलते हैं। इनका कोड है H5.2। ऑर्गेनिक परऑक्साइड्स जो है, जो ऑर्गेनिक परऑक्साइड्स हैं, आर थर्मली अनस्टेबल, ये थर्मली अनस्टेबल होते हैं, विच कैन अंडरगो एक्सोथर्मिक सेल्फ एसिलरेटिंग डिकम्पोजिशन, जो कि एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक मतलब ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन, ड्यूरिंग द यू कैन से कंबशन, दे आर रिलीजिंग हीट, इनसे हीट निकल रही है, एक्सोथर्मिक है। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दो बेसिक फॉर्म ऑफ रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक में हीट निकलती है, एंडोथर्मिक में आप हीट एनर्जी सप्लाई करते हो। तो ये ऑर्गेनिक परऑक्साइड्स हैं, ये ऐसे होते हैं जो कि थर्मली अनस्टेबल होते हैं, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी नहीं होती है, और जिनमें एक्सोथर्मिक सेल्फ एसिलरेटिंग डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है। इनका फॉर्मूला क्या होता है? ROR1, दिस इज फॉर्मूला फॉर ऑर्गेनिक परऑक्साइड। ठीक है। देन पॉइजन्स, पॉइजन मतलब जहर जिसको बोलते हो आप, पॉइजन्स, इसका कोड है H6.1। इसमें क्या है? तो दीज आर द सब्सटेंसेज विच कैन कॉज डेथ, इसमें ऐसे सब्सटेंसेज आ रहे हैं जो डेथ कॉज कर सकते हैं, या फिर सीरियस हार्म टू ह्यूमन हेल्थ, या ह्यूमन हेल्थ को सीरियसली हार्म कर सकते हैं। कब? इफ स्वॉलोड और इनहेल्ड, या तो इनको खा लिया गया है, या तो इनको सूंघ लिया गया है, या फिर ये स्किन के कांटेक्ट में आ गए। तो ऐसे सब्सटेंसेज को पॉइजन बोलते हैं, जहर बोलते हैं। पॉइजन्स को कोड H6.1 में रखा गया है। डिफाइन कैसे किया गया है कि ये वो वाले सब्सटेंसेज हैं जिनसे डेथ हो सकती है या फिर सीरियस नुकसान हो सकता है ह्यूमन हेल्थ को, अगर ये स्वालो कर लिए गए, इनहेल कर लिए गए, या फिर अगर ये स्किन के कांटेक्ट में आ जाते हैं। देन इन्फेक्शियस सब्सटेंसेज, इन्फेक्शियस मतलब संक्रामक,
संक्रामक हमेशा ही कुछ लिविंग एंटिटी से रिलेटेड है, कोई वायरल इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यही संक्रामक हो सकता है। संक्रमण, जो संक्रमण होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ, यू कैन से, पैथोजेंस, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वही बोल सकते हो इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो इन्फेक्शियस सब्सटेंसेज का कोड क्या है? H6.2, सब्सटेंसेज कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसके अंदर ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और दियर टॉक्सिन्स या उनके टॉक्सिन्स। अभी बताया टॉक्सिन और पॉइजन में फर्क है। पॉइजन कोई केमिकल सब्सटेंस भी हो सकता है, पर टॉक्सिन मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ, यू कैन से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही प्रोड्यूस हुआ है। जैसे कोई अगर बिच्छू आपको मारता है तो बिच्छू का जहर आपकी त्वचा में, आपकी ब्लड में आ जाता है, जिससे आपको बहुत पेन होता है। तो ये जो बिच्छू का वेनम है, जहर है, ये बेसिकली एक टॉक्सिन है। टॉक्सिन ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में प्रोड्यूस करते हैं, जो कि आपके लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए, या बोल सकते हो ह्यूमंस के लिए कम मात्रा में भी हो सकता है कि प्रॉब्लमेटिक हो। अगर आपने इसको इंजेस्ट कर लिया तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ऐसे पदार्थों को टॉक्सिन्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो सब्सटेंसेज कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है और दियर टॉक्सिन्स, या उनके जो टॉक्सिन्स हैं, विच आर नोन, जो कि जाने जाते हैं, और सस्पेक्टेड टू कॉज डिजीज इन ह्यूमन एंड एनिमल्स, जो जाने जाते हैं या जिससे संदेह है कि ये बीमारी फैला सकते हैं, किसमें? ह्यूमंस में या फिर एनिमल्स में। देन कोरोजिव्स, कोरोजिव्स मतलब जिनमें कोरोजन करने की टेंडेंसी होती है, इसका कोड है H8, सब्सटेंसेज विच बाय केमिकल एक्शन कैन कॉज सीवियर डैमेज, ऐसे सब्सटेंसेज जो केमिकल एक्शन से सीवियर डैमेज कॉज कर सकते हैं व्हेन इन कांटेक्ट विद अ लिविंग टिश्यू, और कैन डैमेज मटेरियल्स और गुड्स एंड ऑल्सो कॉज अदर हजार्ड्स। तो बोला गया, कोरोसिव का मतलब जानते ही हो आप, जो कोरोजन होता है, केमिकल प्रोसेस होती है मोस्टली कोरोजन, तो कोरोजन H8 ग्रुप में रखा गया है। इसमें वो सब्सटेंसेज रखे गए हैं जो केमिकल एक्शन से कैन कॉज सीवियर डैमेज, या फिर व्हेन इन कांटेक्ट विद लिविंग टिश्यू, जब लिविंग टिश्यूज के कांटेक्ट में आते हैं, और दे कैन डैमेज मटेरियल्स और गुड्स, या जो मटेरियल और गुड्स होते हैं उनको भी डैमेज कर सकते हैं, एंड ऑल्सो कॉज अदर हजार्ड्स, और दूसरे भी तरीके के प्रॉब्लम्स, हजार्ड्स ये क्रिएट करते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेज को हम क्या बोल रहे हैं? ऐसे सब्सटेंसेज को हम क्या बोल रहे हैं? ऐसे सब्सटेंसेज को हम क्या बोल रहे हैं? कोरोसिव्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, लिबरेट टॉक्सिक गैसेज व्हेन इन कांटेक्ट विद एयर और वाटर, कोड H10। कुछ ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं जो जब हवा या पानी के संपर्क में आते हैं तो वो टॉक्सिक गैसेज रिलीज करते हैं। टॉक्सिक गैसेज रिलीज करने का मतलब कि जो गैसेज होती हैं इनसे रिलीज, वो जहरीली होती हैं। So substances which can give off toxic gases in dangerous quantities by interaction with air or water, ऐसे substances जो डेंजरस क्वांटिटी में टॉक्सिक गैसेज रिलीज कर सकती हैं बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन विद एयर और वाटर, उनको हमने किस में रखा है? कोड H10 में। देन टॉक्सिक कोड H11, सब्सटेंसेज व्हेन इनहेल्ड, ऐसे सब्सटेंसेज जिनको जब हमने इनहेल कर लिया या स्वॉलो कर लिया या स्किन के कांटेक्ट में आ गए, में इन्वॉल्व डिलेड और क्रॉनिक इफेक्ट, जो कि डिलेड या क्रॉनिक, क्रॉनिक मतलब जो लंबे समय से चली आ रही है, डिलेड या क्रॉनिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, इंक्लूडिंग कार्सिनोजेनिटी, कार्सिनोजेनिटी मतलब रिलेटेड टू कैंसर, इनकी वजह से कैंसर भी हो सकता है। इकोटॉक्सिक, टॉक्सिक का मतलब समझ गए, इको मतलब इकोसिस्टम, तो ऐसे सब्सटेंसेज विच इफ रिलीज्ड कॉज इमीडिएट और डिलेड एडवर्स इंपैक्ट टू द एनवायरमेंट, इको मींस रिलेटेड टू एनवायरमेंट, तो ये ऐसे टॉक्सिक्स है जो अगर रिलीज किए गए तो या तो हो सकता है बाद में उसका प्रभाव देखने को मिले, या तो हो सकता है इंस्टेंटेनियस प्रभाव देखने को मिले। प्रभाव क्या होगा? दे आर गोइंग टू डैमेज, दे आर गोइंग टू कॉज प्रॉब्लम टू द एनवायरमेंट बाय मींस ऑफ बायो अकोमुलेशन। अभी आपको बताया बायो अकोमुलेशन का मतलब, ठीक है। देखो, टॉक्सिक और इकोटॉक्सिक में फर्क क्या है? टॉक्सिक ऐसे सब्सटेंसेज है जिनको जब हम स्वालो कर रहे हैं या स्किन के कांटेक्ट में आ रहे हैं या इनहेल कर रहे हैं तो हो सकता है देर से वो प्रभाव प्रोड्यूस करें, क्रॉनिक इन नेचर हो, मतलब लंबे समय तक ये बीमारी चलती रहे, जल्दी सही नहीं हो, या इनकी वजह से कैंसर भी हो सकता है। देखो, टॉक्सिक और पॉइजनस में फर्क है, लाइन एक जैसी लिखी है, पर जो पॉइजन है इनका इंस्टेंटेनियस इफेक्ट होता है, जबकि टॉक्सिक है जरूरी नहीं कि इनका इफेक्ट जो है वो इंस्टेंटेनियस है, हो सकता है कि डिलेड इफेक्ट हो, मतलब बाद में आपको इसका प्रभाव नजर आए। इकोटॉक्सिक्स क्या है? जो कि टॉक्सिक है किसके लिए? एनवायरमेंट के लिए, बाय द मींस ऑफ बायो मैग्निफिकेशन, बायो अकोमुलेशन, दे आर गोइंग टू कॉज प्रॉब्लम टू द एनवायरमेंट इधर इंस्टेंटेनियसली और मे बी आफ्टर सम टाइम, मतलब जो प्रॉब्लम है वो डिलेड भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कैपेबल।
कैपेबल ये H13 है, तो कैपेबल के अंदर वो सब्सटेंसेज विच आर कैपेबल बाय एनी मींस आफ्टर डिस्पोजल विच पॉजेस बाय एनी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स लिस्टेड अबव। जो ऊपर लिस्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनमें से कोई या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से जो प्रॉब्लम्स जब डिस्पोज जो सब्सटेंसेज जब डिस्पोज किए गए तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे सब्सटेंसेज को कैपेबल बोल रहे हैं। कैपेबल मतलब समर्थ। ये ऐसे सब्सटेंसेज हैं जिनको जब डिस्पोज किया गया तो ऊपर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स में किसी एक से या कॉम्बिनेशन ऑफ सम की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इनके भी ऐसे ही गुण होते हैं, जैसे इसका एग्जांपल क्या है, लिचेट। लिचेट जो लैंड फिलिंग वगैरह में जनरेट होता है, इट इज मिक्सचर ऑफ सम एसिड्स, अल्कोहल्स एंड डिफरेंट अदर टॉक्सिन्स दैट आर गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स। ठीक है, नोट लिखा है कोड्स H2, H7 एंड H9 डू नॉट एग्जिस्ट इन लेटेस्ट रिवीजन, सम अदर्स हैव बीन एडेड इन देयर प्लेस। जो लेटेस्ट रिवीजन है कोड का उसमें H2, H7 एंड H9 नहीं है, कुछ नए प्रोविजंस को भी इसमें ऐड कर दिया गया है। ठीक है, नाउ कैरेक्टराइजेशन ऑफ हजार्डस वेस्ट। हजार्डस वेस्ट को हम कैसे कैरेक्टराइज कर रहे हैं, सो कैरेक्टराइजेशन ऑफ हजार्डस वेस्ट। ठीक है, द वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल एंड अदर एक्टिविटीज should be tested to find the nature of the waste। जो वेस्ट जनरेटेड है ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल एंड अदर एक्टिविटीज, जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज है या कोई और जो एक्टिविटीज है जो वेस्ट जनरेट हो रहा है, इनको दे शुड बी टेस्टेड, इनको हम टेस्ट करेंगे टू फाइंड द नेचर ऑफ द वेस्ट। क्यों टेस्ट करेंगे, वेस्ट के नेचर को फाइंड आउट करने के लिए। दैट इज वेदर इट इज हजार्डस वेस्ट और नॉट। मतलब नेचर मतलब क्या फाइंड आउट कर रहे हैं कि हजार्डस वेस्ट है या फिर हजार्डस वेस्ट नहीं है। फिर से देखो, कैरेक्टराइजेशन ऑफ हजार्डस वेस्ट ये टॉपिक है। हजार्डस वेस्ट का कैरेक्टराइजेशन हम कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं, तो द वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल एंड अदर एक्टिविटीज, जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल एंड अदर एक्टिविटीज, दे शुड बी टेस्टेड। क्यों टेस्ट करना है, टू फाइंड द नेचर ऑफ द वेस्ट। नेचर ऑफ वेस्ट को फाइंड आउट करने के लिए, कैसा नेचर, कि ये हजार्डस है या फिर हजार्डस नहीं है। द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हजार्डस वेस्ट आर इग्नाइटेबिलिटी, कोरोसिविटी, रिएक्टिविटी एंड टॉक्सिसिटी। जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हजार्डस वेस्ट की, वो क्या है, तो ये आग लग सकती है इनमें, इग्नाइटेबिलिटी है इनके अंदर, कोरोसिविटी है इनके अंदर, क्षरण की इनके अंदर टेंडेंसी होती है, रिएक्टिविटी है, ये प्रतिक्रियाशील हो सकते हैं, टॉक्सिसिटी है मींस दे कैन बी प्रॉब्लमेटिक टू हेल्थ, दे कैन बी यू कैन से टॉक्सिक इन नेचर। ठीक है, देन अब एक एक को हम समझ रहे हैं। पहले इग्नाइटेबिलिटी। इग्नाइटेबिलिटी क्या है, सो अ वेस्ट इज कैटेगराइज्ड एज इग्नाइटेबल हजार्डस वेस्ट इफ इट इज। एक वेस्ट को हम इग्नाइटेबल हजार्डस वेस्ट बोल रहे हैं अगर, इफ इट इज, पहला पॉइंट क्या लिखा है, a liquid other than an aqueous solution containing less than 24% alcohol by volume has a flash point less than 60 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी बताया फ्लैश पॉइंट क्या होता है। फ्लैश पॉइंट वो टेम्परेचर है जिसमें वेपर जो है किसी सब्सटेंस की, उनमें आग लग जाती है, उसको फ्लैश पॉइंट बोलते हैं। एक कप होता है बेसिकली, इस कप को नीचे से गर्म करते हैं, इसमें से वेपराइजेशन होता है, बीच बीच में लाइटर लगा के इसमें आग लगाते रहते हैं, फ्लेम के कांटेक्ट में इसको बीच बीच में लाते रहते हैं। एक टाइम के बाद आपको ऐसा दिखेगा, थर्मामीटर भी लगा के हम टेम्परेचर को काउंट करते रहते हैं, एक टेम्परेचर पे आपको ऐसा नजर आएगा कि जो वेपर्स रिलीज हो रही है इनमें आग लग जा रही है। इस टेम्परेचर को, जिसमें किसी भी सब्सटेंस की वेपर्स में आग लग जाती है, उसको फ्लैश पॉइंट बोलते हैं। और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये जो आग है ये लग के बुझेगी नहीं, ये कंटिन्यूअसली जलता ही रहेगा, मींस दिस मटेरियल इटसेल्फ विल गेट इग्नाइटेड। उस टेम्परेचर को बोलते हैं फायर पॉइंट। तो फ्लैश पॉइंट में डिफाइन कर सकता हूं, इट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर ऑफ एनी सब्सटेंस गेट्स इग्नाइटेड। फायर पॉइंट में बोल सकता हूं, इट इज दैट टेम्परेचर एट विच दिस यू कैन से मटेरियल इटसेल्फ गेट्स इग्नाइटेड, या जो फायर प्रोड्यूस हुआ था दैट इज कंटिन्यूड, वो चलती रहती है। तो ये फ्लैश पॉइंट की यहां पे बात कर रहे हैं। ठीक है, अब फिर से पढ़ो क्या लिखा है। तो बोला गया एक वेस्ट को हम कैरेक्टराइज करते हैं इग्नाइटेबल, ज्वलनशील, इसको हम मानते हैं ज्वलनशील हजार्डस वेस्ट। ज्वलनशील खतरनाक कूड़ा या खतरनाक वेस्ट हम इसको कब मान रहे हैं, अगर कोई लिक्विड है अदर देन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन मतलब, एक्वस मतलब जलीय, रिलेटेड विद वाटर। तो एक्वस सोल्यूशन, पानी वाले सोल्यूशन के अलावा और लिक्विड की बात कर रहे हैं, और जो लिक्विड्स है अदर देन एक्वस सोल्यूशन, जिनमें 24% बाई वॉल्यूम से भी कम अल्कोहल है। अल्कोहल ज्वलनशील होता ही होता है, आपको पता ही है। तो इसमें बोला गया कि अल्कोहल बाई वॉल्यूम 24% से कम है, हैज अ फ्लैश पॉइंट, जिसके फ्लैश पॉइंट कितना है, लेस देन 60 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है।
तो एक लिक्विड अदर देन एक्वस सॉल्यूशन जिसमें 24% से भी कम बाई वॉल्यूम अल्कोहल है, जिसका फ्लैश पॉइंट 60 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है, उसको हम बोल रहे हैं इग्नाइटेबल हजार्डस वेस्ट। दूसरा गाइडलाइन क्या है? अ लिक्विड अंडर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कैपेबल ऑफ कॉजिंग फायर थ्रू फ्रिक्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर और स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंजेस, एंड व्हेन इग्नाइटेड बर्न्स सो विगरसली दैट इट क्रिएट्स अ हजार्ड। एक कोई लिक्विड है अंडर स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, ये कैपेबल है, कैपेबल ऑफ कॉजिंग फायर, इसमें आग लग सकती है। कैसे? थ्रू फ्रिक्शन, रगड़ की वजह से इनमें आग लग सकती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर के एब्जॉर्प्शन की वजह से इनमें आग लग सकती है। और स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंजेस, या इसमें त्वरित स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंजेस हो सकते हैं। व्हेन इग्नाइटेड, जब ये जलाए गए, बर्न किए गए, तो ये ऐसे जलते हैं, जब व्हेन इग्नाइटेड दे बर्न सो विगरसली, ये इतना विगरस जलते हैं दैट इट क्रिएट्स हजार्ड, की इसकी वजह से हजार्ड हो जाता है, खतरा हो जाता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखा है एन इग्नाइटेबल कंप्रेस्ड गैस, कोई कंप्रेस्ड गैस है जिसमें आग लग सकती है, जैसे नेचुरल कंप्रेस्ड गैस वगैरह आप जानते होंगे, एलपीजी वगैरह, तो इसको भी हम हजार्डस गैस में या हजार्डस वेस्ट में या इग्नाइटेबल हजार्डस वेस्ट के अंदर हम अकाउंट में ले रहे हैं, काउंट कर रहे हैं। अ कंपाउंड दैट रेडिली रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, कोई ऐसा कंपाउंड जो बहुत ही आसानी से बिना हिचक के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है एंड स्टार्ट्स कंबशन, और जलने लग जाता है, जैसे परमैग्नेट, परऑक्साइड्स एसेट्रा। जैसे परमैग्नेट और परऑक्साइड वगैरह होते हैं, ये ऑक्सीडाइजर्स होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। जैसे इनको ऑक्सीजन मिलती है, ये क्विकली ऑक्सीडाइज कर जाते हैं, रेडिली रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन से और जलने लग जाते हैं। इनको भी हमने किसके अंदर डाला है? इग्नाइटेबल हजार्डस वेस्ट के अंदर। इग्नाइटेबिलिटी कैन बी डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग टू मेथड्स। जो इग्नाइटेबिलिटी है उसको हम निम्नलिखित दो मेथड से डिटरमाइन करते हैं। पहला है पेंस्की मार्टन्स क्लोज्ड कप टेस्टर। हाईवे में आपने क्लोज कप ओपन कप टेस्टर दोनों पढ़ा हुआ है, पीछे मैंने गाइडलाइन भी लिखा है, अभी केवल क्लोज कप टेस्टर की बात कर रहे हैं। क्लोज कप टेस्टर में जो कप होता है वो क्लोज होता है टेस्टर का, अदरवाइज इट इज ओपन, तो इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, आप समझो जो प्रोसेस है। तो सैंपल इज हीटेड एट अ स्लो एंड कांस्टेंट रेट, जो सैंपल है उसको स्लो और कांस्टेंट रेट पे हीट करते हैं। स्मॉल फ्लेम इज इंट्रोड्यूस्ड इन द कप एट रेगुलर इंटरवल, अलग अलग इंटरवल्स पे, रेगुलर इंटरवल्स पे छोटी सी फ्लेम लाइटर के थ्रू हम इसको इंट्रोड्यूस करते रहते हैं। फ्लैश पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट द लोवेस्ट टेम्परेचर, फ्लैश पॉइंट ऑब्टेन करते हैं हम कैसे? एट द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लेम इग्नाइटेड द वेपर अबव द सैंपल, जो सैंपल के अबव वेपर्स हैं, उन वेपर्स में आग लग जाए वो जो मिनिमम टेम्परेचर है उसको हम बोल रहे हैं फ्लैश पॉइंट। ये ऑपरेटर्स कुछ इस तरीके से होता है। दिस इज क्लोज कप टेस्टर। क्लोज कप टेस्टर सेफ ज्यादा होता है, ओपन कप टेस्टर थोड़ा सा लेस सेफ होता है। ठीक है, तो फ्लैश पॉइंट क्या है अभी बताया, बार बार बताया, अब आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सेट अ फ्लैश क्लोज कप मेथड, ये एक दूसरा मेथड है, इससे भी हम मेजर कर सकते हैं। एक और मेथड है एबल्स टेस्टिंग, तो उसको हम पढ़ेंगे नहीं, पर नाम आपको याद रखना है। देन बाई मींस ऑफ सिरिंज, सिरिंज की मदद से, ये एक ऐसा डिवाइस होता है, इसमें सिरिंज की मदद से हम 2 ml सैंपल लेते हैं जिसकी हमको टेस्टिंग करनी होती है, उसको इंट्रोड्यूस करते हैं थ्रू अ लीक प्रूफ एंट्री पोर्ट। एक लीक प्रूफ एंट्री पोर्ट होता है, 2 ml सब्सटेंस जिसकी हमको टेस्टिंग करनी है, उसको उसके थ्रू हम इंजेक्ट कर देते हैं। टाइटली क्लोज सेट ऑफ फ्लैश टेस्टर, इसका नाम होता है सेट ऑफ फ्लैश टेस्टर, which has been brought to within 30 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो द एक्सपेक्टेड फ्लैश पॉइंट। जो एक्सपेक्टेड फ्लैश पॉइंट है उससे 30 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे रखते हैं हम इसको। 2 ml हम इसके अंदर सैंपल को इंट्रोड्यूस करते हैं थ्रू अ लीक प्रूफ एंट्री पोर्ट, जिसको हम टाइटली क्लोज कर देते हैं। धीरे धीरे टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। आफ्टर 1 मिनट अ टेस्ट फ्लेम इज अप्लाइड, 1 मिनट के बाद टेस्ट फ्लेम को हम अप्लाई करते हैं। वेदर द टेस्ट सैंपल इग्नाइट्स और नॉट, ये हम चेक करते हैं कि जो टेस्ट सैंपल है उसमें आग लगी या फिर आग नहीं लगी, इस तरीके से टेस्ट करते हैं। ये टेस्ट जो इंस्ट्रूमेंट है वो कुछ इस तरीके से नजर आता है। ठीक है, यहां पे नोट लिखा है अगेन एग्जाम के लिए कि वन मोर टेस्ट विच इज कॉल्ड एज एबल्स कप ऑपरेटर्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू डिटरमाइन द इग्नाइटेबिलिटी ऑफ द वेस्ट। जो वेस्ट की इग्नाइटेबिलिटी है उसको डिटरमाइन करने के लिए एक और टेस्ट हम कर सकते हैं जिसको बोलते हैं एबल्स कप ऑपरेटर्स। इसको यहां पे हम मेंशन नहीं कर रहे हैं, बस आपको नाम यहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया कि आपको नाम पता होना चाहिए। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट इग्नाइटेबिलिटी। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज कोरोसिविटी।
कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या बताया मैंने? इग्नाइटेबिलिटी, कोरोसिविटी, और उसके अलावा टॉक्सिसिटी, और उसके अलावा रिएक्टिविटी। ये बेसिक प्रॉपर्टीज है जिसके थ्रू हम एक वेस्ट को कैरेक्टराइज कर रहे हैं कि हजार्डस है या फिर नहीं है। और वो जो वेस्ट है उसको हमने इतने कोड्स में सेग्रीगेट कर दिया है कि एक्सप्लोजिव हो सकता है, फ्लेमेबल लिक्विड हो सकता है, इट कैन बी फ्लेमेबल सॉलिड, इट कैन बी सब्सटेंसेज लायबल टू स्पॉन्टेनियस कंबशन, इट कैन बी सब्सटेंसेज इन कॉन्टैक्ट विद वाटर, एमिट फ्लेमेबल गैसेज। ये अलग अलग कैटेगरी में हमने इसको कैटेगराइज कर दिया है। जो प्रॉपर्टीज है जिनके बेसिस पे कैटेगराइज किया है वो प्रॉपर्टीज क्या है? सो दीज आर इग्नाइटेबिलिटी, कोरोसिविटी, रिएक्टिविटी एंड टॉक्सिसिटी। एक एक करके हम इनको देख रहे हैं। पहले हमने इग्नाइटेबिलिटी देखा। इग्नाइटेबिलिटी की हमने डेफिनेशन लिखी। जो सीपीसीबी है, जो हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है, वो क्या गाइडलाइन देता है, वो गाइडलाइंस के बारे में बात किया। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर उसके बाद मैंने इसको मेजर करने का टेस्ट देखा, और फिर उसके बाद अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज कोरोसिविटी, उसके बारे में देखने जा रहे हैं। आई होप इट इज क्लियर। सर, LEL एंड UEL विल फाइंड बाय सेम मेथड, क्या है भाई? ये फिर से बोलिए, समझ नहीं आया मुझे। केविन, केविन फिर से बोलिए। सर, लोअर एक्सपोजर लिमिट और अपर एक्सपोजर लिमिट। हाँ जी। सर, वो जो फाइंड सेम मेथड से ही होता है, मतलब लाइक परसेंटेज ऑफ वेपर और हाँ। स्पार्क टेस्ट से। नहीं नहीं, वो तो अलग चीज है यार। इसकी बात कर रहे हैं आप, एक्सप्लोजिव? नहीं, फ्लेमेबिलिटी में जो सर हम लोग अपना आता है ना, अपर एक्सपोजर लिमिट और लोअर एक्सपोजर लिमिट। हम्म। सर, उसके लिए मैं पूछ रहा था कि वो जो ये अपर फाइंड। एक्सपोजर लिमिट और लोअर एक्सपोजर लिमिट से मैं परिचित नहीं हूं, एक बार चेक करूंगा मैं इसको, फिर बताऊंगा आपको। ठीक है? ओके ओके सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज, समझ आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? समझ आ रही बातें? यस सर। ठीक है, थोड़ा थ्योरी है, थोड़ा बोरिंग सा टॉपिक है, पर बार बार करके ही थोड़ा सा आसान लगने लगेगा। ठीक है, नहीं सर, क्लियर चल। क्लियर। कोरोसिविटी, अ वेस्ट इज कैटेगराइज्ड एज कोरोसिव हजार्डस वेस्ट इफ इट इज, एक वेस्ट को हम कोरोसिव बोलते हैं। कोरोजन क्षरण की प्रक्रिया होती है जिसमें कोई एक सब्सटेंस, मेटल स्पेशली होते हैं, जो डिसॉल्व हो जाते हैं किसी कोरोजिव सब्सटेंस के अंदर। तो ये केमिकल प्रोसेस होती है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलिटिक कोरोजन भी हो सकता है, बट जनरली हम कोरोजन केमिकल प्रोसेस लेके चल रहे हैं, केमिकल कोरोजन की बात कर रहे हैं। अ वेस्ट इज कैटेगराइज्ड एज कोरोसिव हजार्डस वेस्ट इफ इट इज एक्वस, अगर ये एक्वस है, एंड हैज पीएच लेस देन और इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 12.5। कोरोसिव कब होगा कोई सब्सटेंस? अगर उसका बोला गया कि एक्वस नेचर है और उसका पीएच या तो 2 से कम है या तो 12.5 से भी ज्यादा है। यही सब क्वेश्चन आते हैं, ये आपको सीधा सीधा याद रखना है। दीज क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। नेक्स्ट, a liquid which can corrode steel at the rate of greater than 6.35 mm per year, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, अभी आपको दिखाऊंगा मैं क्वेश्चन जब करूंगा तो। एक लिक्विड विच कैन कोरोड, जो कोरोड कर सकता है किसको? स्टील को, एट द रेट ऑफ ग्रेटर देन 6.35 mm पर ईयर, 6.35 mm पर ईयर की रेट से भी ज्यादा रेट से अगर ये स्टील को करोड कर सके एट अ टेस्ट टेम्परेचर ऑफ 55 डिग्री सेंटीग्रेड, 55 डिग्री सेंटीग्रेड के टेस्ट टेम्परेचर पे, इट कैन बी डिटरमाइंड बाय द टेस्ट विच इन्वॉल्व स्टील ऑफ SAE। SAE मींस सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स। तो ये जो सोसाइटी है, इसकी एक टाइप ऑफ स्टील है C1020, तरह तरह की इसकी स्टील आती है, C1020, C1022, तरह की स्टील्स का कैटेगराइजेशन है, टाइप्स है। दिस इज बेसिकली लो कार्बन स्टील, जिसके अंदर कार्बन कंटेंट अप्रोक्सीमेटली 0.2% है। सो 55 डिग्री टेस्ट कंडीशन है। देखो, पहले बोला कि लिक्विड विच कैन करोड स्टील, जो कि स्टील को करोड कर सकता है एट द रेट ऑफ 6.35 mm पर ईयर, इससे भी ज्यादा किस टेम्परेचर पे? एट टेम्परेचर ऑफ 55 डिग्री सेंटीग्रेड। इट कैन बी डिटरमाइंड, इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं कैसे? बाई टेस्ट विच इन्वॉल्व स्टील, जो कि इन्वॉल्व करता है स्टील कौन सी? SAE टाइप C1020 स्टील सब्जेक्टेड टू कोरोजन at 55 डिग्री सेंटीग्रेड। SAE stands for Society of Automobile Engineers। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी क्या है? प्रतिक्रियाशील, मतलब रिएक्शन करके ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, हजार्ड क्रिएट कर सकता है। अ सॉलिड वेस्ट एग्जिबिट्स रिएक्टिविटी इफ इट हैज एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। एक सॉलिड वेस्ट रिएक्टिविटी
एग्जिबिट करता है अगर इसके अंदर कोई भी फॉलोइंग प्रॉपर्टी है। क्या क्या प्रॉपर्टी है? सो इट इज नॉर्मली अनस्टेबल, नॉर्मली ये अनस्टेबल है, एंड रेडली अंडरगोज वायलेंट चेंज, और बड़ा ही जल्दी से इसमें आसानी से वायलेंट चेंज हो जाता है, तो उसको बोल रहे हैं हम रिएक्टिव इन नेचर। इट रिएक्ट्स वायलेंटली विद वाटर, अगर ये पानी के साथ बड़ा ही वायलेंटली रिएक्ट करता है तो भी हम उसको रिएक्टिव बोल रहे हैं। इट फॉर्म्स एक्सप्लोसिव मिक्सचर विद वाटर, अगर ये पानी के साथ एक्सप्लोसिव मिक्सचर बनाता है तो भी हम उसको रिएक्टिव बोल रहे हैं। When mixed with water, जब हम इसको पानी में मिक्स कर रहे हैं, इट जनरेट्स टॉक्सिक गैसेस, तब ये टॉक्सिक गैसेस जनरेट करता है, वेपर्स और फ्यूम्स इन अ क्वांटिटी सफिशिएंट टू कॉज डेंजर टू ह्यूमन हेल्थ, या फिर ये वेपर्स प्रोड्यूस करता है, फ्यूम्स प्रोड्यूस करता है उस क्वांटिटी में जो कि सफिशिएंट है टू कॉज डेंजर टू ह्यूमन हेल्थ। इट इज अ साइनाइड सल्फाइड बियरिंग वेस्ट, ये साइनाइड या सल्फाइड बियरिंग वेस्ट हो सकता है, विच व्हेन एक्सपोज्ड टू पीएच बिटवीन 2 to 12.5, जो जब एक्सपोज होता है 2 से 12.5 पीएच के बीच में, कैन जनरेट टॉक्सिक गैसेस, तब ये टॉक्सिक गैसेस जनरेट कर सकता है, वेपर्स और फ्यूम्स इन क्वांटिटी इज सफिशिएंट टू कॉज डेंजर टू ह्यूमन हेल्थ, या वेपर्स और फ्यूम्स जनरेट कर सकता है इन सच क्वांटिटी विच कैन कॉज डेंजर टू ह्यूमन हेल्थ। इन सब को हम क्या बोल रहे हैं? रिएक्टिव बोल रहे हैं। इट इज कैपेबल ऑफ डिटोनेशन और एक्सप्लोसिव डिकम्पोजिशन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे ये डेटोनेट कर सकता है या एक्सप्लोड कर सकता है, इस तरीके से डिकम्पोज हो सकता है। इट इज फॉरबिडन एक्सप्लोसिव, ये मतलब फॉरबिडन मतलब यू कैन से प्रतिबद्ध है, प्रतिबंधित है। एक्सप्लोसिव, ऐसा कोई अगर एक्सप्लोसिव है विच इज फॉरबिडन, तो भी उसको हम इसी कैटेगरी में कंसिडर कर रहे हैं। सो दीज आर सम यू कैन से डेफिनेशन। देखो फिर से मैं एक बार पढ़ लेता हूं जस्ट टू टेक अ क्विक रिवीजन। एक सॉलिड वेस्ट जो एग्जिबिट करता है एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, उसको हम बोल रहे हैं रिएक्टिव। इट इज नॉर्मली अनस्टेबल, नॉर्मली तो ये अनस्टेबल है, एंड रेडली अंडरगो वायलेंट चेंज, और बड़ा ही यू कैन से रेडली ये वायलेंट चेंज में आ जाता है। इट रिएक्ट्स वायलेंटली विद वाटर, ये पानी के साथ बड़ा ही वायलेंटली रिएक्ट करता है। इट फॉर्म्स एक्सप्लोसिव मिक्सचर विद वाटर, ये मिक्सचर फॉर्म करता है एक्सप्लोसिव नेचर का पानी के साथ। व्हेन मिक्स्ड विद वाटर, जब पानी में इसको मिक्स करते हैं तो ये जनरेट करता है टॉक्सिक गैसेज, वेपर्स और फ्यूम्स उस क्वांटिटी में जो कि सफिशिएंट है ह्यूमन हेल्थ को डेंजर कॉज करने में। इट इज अ साइनाइड और सल्फाइड बियरिंग वेस्ट, ये साइनाइड या सल्फाइड बियरिंग वेस्ट हो सकता है, विच व्हेन एक्सपोज्ड टू पीएच बिटवीन 2 to 12.5, जब हम एक्सपोज करते हैं 2 से 12.5 पीएच के बीच में, कैन जनरेट टॉक्सिक गैसेस, तो ये टॉक्सिक गैसेस जनरेट कर सकती हैं, वेपर्स या फ्यूम्स इन सच क्वांटिटी जो कि ह्यूमन हेल्थ को डेंजर क्रिएट कर सकती है, जनरेट कर सकता है ये। इट इज कैपेबल ऑफ डिटोनेशन और एक्सप्लोसिव डिकम्पोजिशन, ये डेटोनेट कर सकता है या एक्सप्लोसिव डिकम्पोजिशन हो सकता है इसका एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इट इज अ फॉरबिडन एक्सप्लोसिव, ये एक फॉरबिडन एक्सप्लोसिव है। ये सब अगर इसके स्वभाव है, नेचर है, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं कि ये रिएक्टिव है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज टॉक्सिसिटी। So the method of TCLP means toxicity characteristic leaching procedure is used to determine the mobility of metals and semi volatile organic compounds in soil। अभी बताया आपको लीचिंग का मतलब, उसी से आपको इसका मतलब भी समझ आ जाएगा कि ये जो मेथड है, द मेथड ऑफ TCLP मींस टॉक्सिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स लीचिंग प्रोसीजर, ये यूज करते हैं टू डिटरमाइन करने के लिए क्या, द मोबिलिटी ऑफ मेटल्स, मेटल्स की मोबिलिटी एंड सेमी वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और जो सेमी वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं किसमें, सॉइल में। द कंप्लीट इवेल्युएशन ऑफ टॉक्सिसिटी रिक्वायर्स, जो टॉक्सिसिटी है उसका कंप्लीट इवोल्यूशन क्या रिक्वायर करता है, सो इट रिक्वायर्स TCLP टू बी कंडक्टेड थॉरली, ये रिक्वायर करता है कि जो TCLP है मींस टॉक्सिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स लीचिंग प्रोसीजर है, ये थॉरली कंडक्ट किया जाए। इट इज कंडक्टेड इन TCLP apparatus, एक TCLP apparatus होता है, उसके अंदर इसको हम कंडक्ट करते हैं। TCLP टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेप्स, जो TCLP टेस्ट होता है इसको हम कंसिस्ट करते हैं 5 स्टेप्स में। पहले हम सेपरेशन करते हैं, फिर पार्टिकल साइज रिडक्शन करते हैं, फिर एक्सट्रैक्शन करते हैं, और फिर फाइनल सेपरेशन करते हैं, टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन। तो ये 5 स्टेप्स है। पहला स्टेप सेपरेशन, दूसरा पार्टिकल साइज रिडक्शन, तीसरा स्टेप एक्सट्रैक्शन, चौथा यू कैन से फाइनल सेपरेशन, और पांचवा टेस्टिंग एंड इवोल्यूशन। उसका इवैल्यूएशन करते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं। इन 5 स्टेप्स में TCLP टेस्ट कंडक्ट करते हैं। TCLP मींस टॉक्सिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स लीचिंग प्रोसीजर।
टीसीएलपी टेस्ट की जरूरत क्या है, ये डिटरमाइन करते हैं। ये डिटरमाइन करने के लिए कि क्या मोबिलिटी है मेटल्स की या सेमी वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इन सॉइल में, या उसकी टॉक्सिसिटी को इवेलुएट करने के लिए हमको एक प्रॉपर थॉरो टीसीएलपी टेस्ट कंडक्ट करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर से मैं रिकैप करा रहा हूं। पहले हमने देखा अलग अलग क्या वेस्ट कैटेगराइज किए गए हैं, हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो सीपीसीबी प्रोड्यूस करता है, 2016 की गाइडलाइंस को हम फॉलो कर रहे हैं। तो उसमें ये अलग अलग कोड्स के थ्रू टोटल 14 कैटेगरीज में तरह तरह के वेस्ट को कैटेगराइज किया गया है। तो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट वेस्ट, उनकी डिफिनीशन मैंने बताई, सेम डिफिनीशन जो उस रूल बुक में लिखा हुआ है, और कोई डिफिनीशन मैंने नहीं लिखा है। जो जो हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल बुक है उसी रूल बुक को मैंने फॉलो किया है, जो डिफिनीशंस है वही डिफिनीशंस यहाँ पे लिखे गए हैं। फिर उसके बाद मैंने बताया कि कैसे कैरेक्टराइजेशन करते हैं हजार्डस वेस्ट का, कि जो ऊपर अलग अलग कैटेगरीज हैं उनमें किस में आ रहा है, कैसे हम कैरेक्टराइज करते हैं। तो उसके लिए 4 बेसिक टेस्ट परफॉर्म करते हैं, इग्नाइटेबिलिटी, कॉरोसिबिलिटी, रिएक्टिविटी एंड टॉक्सिसिटी। इन टेस्ट के बेसिस पे हम देखते हैं कि किस कैटेगरी में आ रहा है। फिर हमने इग्नाइटेबिलिटी की डिटेल एनालिसिस की, बताया कि हम कब बोलेंगे कोई वेस्ट इग्नाइटेबल है या ज्वलनशील है। फिर हमने उसकी टेस्ट करने की प्रोसीजर बताई, नाम इंपॉर्टेंट है, नाम आपको याद रखना है। फिर कोरोजिव कब बोल रहे हैं उसकी बात की, ये डिफिनीशन आपको याद रखना है। फिर उसके बाद रिएक्टिव कब है उसको हम कब बोल रहे हैं, ये डिफिनीशन आपको याद रखना है। फिर लास्ट में मैंने बोला कि टॉक्सिक कब है, उसको हम कब बोलेंगे कि टॉक्सिक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। सो इस तरीके से हम कैरेक्टराइजेशन करते हैं, और इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उसको हम जो पीछे अलग अलग कोड्स हैं उन कोड्स में कैरेक्टराइज करते हैं हम। ठीक है, चलिए, इज दिस क्लियर? बताइए, इतनी बातें समझ आई? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? आगे बढ़े। ठीक है, चलिए, अब मुझे लग रहा है आप लोग बोर हो गए, ये थ्योरी थ्योरी चल रहा है, आगे कंटिन्यू करें या कल की क्लास में करें? आगे बताइए, डू यू वांट मी टू कंटिन्यू? एक बार आप पढ़िएगा तो थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट बनेगा, मैं पीडीएफ आपको भेजूंगा। आगे वैसे इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली हैं, आगे आप इस तरीके से बोर नहीं होने वाले हो। थोड़ा सा ये मेमोरी बेस्ड चीजें हैं, आपको रटना ही पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है, और एग्जाम में आता है। लास्ट में आपको क्वेश्चंस दूंगा तो आपको समझ भी आएगा किस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है। आप जो इंडिया में अलग अलग पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पेपर्स हुए हैं उनको भी देख सकते हो, पीवाईक्यूज, तो भी आपको एक आइडिया आएगा किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, किसी ना किसी लेवल पे कहीं ना कहीं पूछ सकता है। ये जो चीजें हैं आई नो की थोड़ी बोरिंग सी चीजें हैं, इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे, आगे और मजा आने वाला है। ऐसी बोरिंग चीजें आगे नहीं है, आगे और बढ़िया इंटरेस्टिंग चीजें, आपको काफी मजा आने वाला है। बोरिंग क्या, इट इज ऑल अबाउट इंटरेस्ट। आगे करें कंटिन्यू? बताइए कल्पेश जी, कंटिन्यू करें आगे? चलिए, दिस इज ऑल फॉर टुडे, बाकी अगली क्लास में देखते हैं। ठीक है, स्लॉटर हाउस वेस्ट के बारे में देखेंगे हम लोग। स्लॉटर हाउस वेस्ट मतलब जो बूचड़ खाना होता है उसमें जो वेस्ट जनरेट होता है उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। देन स्टोरेज ऑफ, चलो इसको देख ही लेते हैं, स्लॉटर हाउस वेस्ट को देख ही लेते हैं अभी। स्लॉटर हाउस वेस्ट को देख ही लेते हैं, फिर आगे स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की कल बात करेंगे। स्लॉटर हाउस वेस्ट क्या है? सो स्लॉटर हाउस वेस्ट इज predominantly disposed in dump sites or processed along the other organic waste in compost plants। देखो, स्लॉटर हाउस मतलब जो बूचड़ खाना होता है, मतलब जहां पे मीट वगैरह मिलता है, जो बकरा या मुर्गा वगैरह जहां पे काटते हैं उसको स्लॉटर हाउस बोलते हैं। वहां पे भी काफी सारा वेस्ट होता है, मीट ट्रिमिंग्स होते हैं, बोन्स वगैरह होते हैं, अलग अलग जो अनडिजायरेबल प्रोडक्ट्स हैं वो सब होते हैं, लाइक इंसेस्टाइन के जो प्रोडक्ट होते हैं, डंग वगैरह होता है। तो इन सारे वेस्ट को भी प्रॉपर मैनेज करने की जरूरत है। ठीक है, स्लॉटर हाउस वेस्ट को अभी तक प्रिडोमिनेंटली हमने क्या किया है, डंप साइट्स में डिस्पोज किया है, प्रोसेस्ड अलॉन्ग विद अदर ऑर्गेनिक वेस्ट इन कंपोस्ट प्लांट्स, या जो दूसरे ऑर्गेनिक वेस्ट हैं उनके साथ हमने इसको कंपोस्ट प्लांट्स में प्रोसेस किया है। साइंटिफिक प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल ऑफ स्लॉटर हाउस वेस्ट इज एसेंशियल। जो साइंटिफिक प्रोसेसिंग है या डिस्पोजल है स्लॉटर हाउस वेस्ट का, वो इसेंशियल है टू रिकवर यूजफुल फ्रैक्शंस एंड फॉर सेफ डिस्पोजल। जो यूजफुल फ्रैक्शंस हैं उनको रिकवर करने के लिए और सेफ डिस्पोजल के लिए साइंटिफिक प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल ऑफ स्लॉटर हाउस वेस्ट इज इसेंशियल। ठीक है, साइंटिफिक प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल ऑफ स्लॉटर हाउस वेस्ट इज इसेंशियल टू रिकवर यूजफुल फ्रैक्शंस एंड फॉर सेफ डिस्पोजल ऑफ रेजिडुअल पैथोजेनिक बायोलॉजिकल वेस्ट। ये जो पैथोजेनिक बायोलॉजिकल वेस्ट है, रेजिडुअल मतलब बचा हुआ, इसके सेफ डिस्पोजल के लिए इसकी हमें आवश्यकता है, किसकी? साइंटिफिक प्रोसेसिंग की। देन प्रोसेसेस अंडरटेकन इन द मॉडर्न स्लॉटर हाउस इंक्लूड स्लॉटरिंग, ड्रेसिंग, कटिंग, रेफ्रिजरेशन,
क्यूरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग बाई प्रोडक्ट्स। जो मॉडर्न स्लॉटर हाउसेज हैं उनमें क्या क्या है प्रोसेसेज जो आज के टाइम पे देखी जाती हैं, तो दे इंक्लूड स्लॉटरिंग, स्लॉटर करना, ड्रेसिंग, कटिंग, ठीक है, रेफ्रिजरेशन, क्यूरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग बाई प्रोडक्ट्स। इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर स्लॉटर हाउस वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी, अगर प्रॉपर स्लॉटर हाउस वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, उसकी एब्सेंस है, तो अर्बन लोकल बॉडीज कैन प्रैक्टिस डीप बरियल ऑफ कार्कसेस एंड एनिमल्स किल्ड इन एक्सीडेंट्स। तो जो अर्बन लोकल बॉडीज है वो प्रैक्टिस कर सकती हैं क्या, डीप बरियल, मतलब गहराई में इनको दफना दें, किसको, जो कार्कसेज हैं, डेड एनिमल्स या फिर ऐसे उनके जो वेस्ट हैं या जो एक्सीडेंट में एनिमल्स मर गए उनको डीप बरियल कर सकते हैं। कौन करेगा, लोकल जो अथॉरिटीज हैं, ठीक है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ स्लॉटर हाउसेज, स्लॉटर हाउसेज को कैसे क्लासिफाई करते हैं, तो जो सोर्स है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली 1990, उसके हिसाब से 3 कैटेगरीज में हम स्लॉटर हाउस को कैटेगराइज कर रहे हैं, लार्ज, मीडियम या फिर स्मॉल। अगर स्लॉटरिंग कैपेसिटी 70 टन से भी ज्यादा है तो उसको हम लार्ज बोल रहे हैं, ये टन्स ऑफ लाइव वेट किल्ड पर डे है, कि जिंदा वेट कितना हम रोज के रोज मार रहे हैं, उसके हिसाब से स्लॉटर हाउस को हम लार्ज, मीडियम या स्मॉल कैटेगरी में क्लासिफाई कर रहे हैं। लार्ज स्लॉटर हाउस बोल रहे हैं जब 70 टन से भी ज्यादा पर डे हम किल कर रहे हैं। मीडियम स्लॉटर हाउस बोल रहे हैं जब 15 से 70 टन के बीच में किल कर रहे हैं, और स्मॉल स्लॉटर हाउस बोल रहे हैं जब 15 टन से भी कम की हम किलिंग कर रहे हैं पर डे। स्लॉटर हाउस वेस्ट 2 तरीके से हमने कैटेगराइज किया हुआ है, एक को बोल रहे हैं टाइप 1, दूसरे को बोल रहे हैं टाइप 2। टाइप 1 में वेजिटेटिव मैटर है। वेजिटेटिव मैटर मतलब जैसे जो स्टोमक या इंस्टेंटाइन में जो एनिमल्स होते हैं उनके जो कंटेंट होता है, स्टोमक एंड इंटेस्टिनल कंटेंट, या जो डंग, गोबर वगैरह होता है, उसको हमने बोला वेजिटेटिव मैटर में। टाइप 2 में है एनिमल मैटर। एनिमल मैटर मतलब जो टिश्यूज हैं या जो मीट की ट्रिमिंग्स हैं या जो बोन्स हैं या इनएडिबल ऑफल्स, ऑफल्स मतलब जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी कटिंग्स होती है मीट की, जो इनएडिबल है, जो हम खा नहीं सकते हैं, इन सबको हमने रखा है टाइप 2 में। ध्यान दो, टाइप 1 क्या है, वेजिटेटिव मैटर है, लेस हार्मफुल इन नेचर है, बायोडिग्रेडेबल है, लेस हार्मफुल इन नेचर है। टाइप 2 एनिमल मैटर है, बायोडिग्रेडेबल तो है पर ये मोर हार्मफुल इन नेचर है। और इसके अंदर क्या है एग्जांपल, टाइप 1 में जो वेजिटेटिव मैटर है, जो स्टोमक और इंटेस्टिनल कंटेंट है, डंग एसेट्रा, और जो टाइप 2 एनिमल मैटर है उसके अंदर क्या क्या है, टिश्यूज, मीट ट्रिमिंग्स, बोन्स, इनएडिबल ऑफल्स एसेट्रा। कैसे इसकी प्रोसेसिंग करते हैं, तो जो टाइप 1 वेजिटेटिव मैटर है, इट इज प्रोसेसिंग बाय बायोमिथेनेशन। क्योंकि ये जो डंग वगैरह होता है या ये इंटेस्टिनल कंटेंट होता है, इसमें डिकम्पोजिशन होता है एनारोबिक, जिसकी वजह से मीथेन गैस रिलीज होती है, दैट कैन बी यूजफुल, दैट कैन यूज फॉर इट्स कैलोरिफिक वैल्यू, एज दैट कैन बी यूज्ड एज फ्यूल। तो इसकी प्रोसेसिंग करते हैं हम बायोमिथेनेशन से। बायोमिथेनेशन मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम मिथेनेशन कर रहे हैं, मीथेन गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं। कंपोस्टिंग कर सकते हैं इसकी। कंपोस्टिंग आप जानते ही हो, आपने इंसिनरेशन, पायरोलिसिस, कंपोस्टिंग, लैंड फिलिंग, ऑटोक्लेविंग, ये सब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की टेक्निक्स पढ़ी होंगी, तो आगे मैं बता भी दूंगा आपको। इसकी कंपोस्टिंग कर सकते हैं, मतलब इसका हम कंपोस्ट बना सकते हैं, इसको हम सड़ा सकते हैं, ठीक है। देन जो टाइप 2 है, जो एनिमल मैटर है, उसका डीप बरियल कर सकते हैं, या तो हम उसको गहराई में दफन कर सकते हैं, या रेंडरिंग बाय सीपीयू, जो कार्कस प्रोसेसिंग यूनिट है उसमें हम इसको रेंडर कर सकते हैं। रेंडरिंग प्लांट और सीपीयू जो कार्कस प्रोसेसिंग यूनिट है, इस सेटअप फॉर द रिकवरी ऑफ फैट्स। जो रेंडरिंग प्लांट है, जिसको कार्कस प्रोसेसिंग यूनिट है, इसको हम क्यों सेट करते हैं, तो जो फैट्स हैं उसकी रिकवरी के लिए, क्योंकि इससे हम तरह तरह के बाई प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। बोन्स एंड मीट्स की रिकवरी के लिए दिस इज यूजफुल मेथड फॉर द रिकवरी ऑफ बाई प्रोडक्ट्स फ्रॉम स्लॉटर हाउस वेस्ट। ये एक यूजफुल मेथड है जो स्लॉटर हाउस वेस्ट है उससे बाई प्रोडक्ट्स को यू कैन से रिकवर करने का। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सीपीयू या रेंडरिंग प्लांट होता क्या है स्लॉटर हाउस वेस्ट का। देन कंपोस्टिंग इज सुटेबल फॉर बोथ, ये अगेन गाइडलाइन है कि जो कंपोस्टिंग है वो सुटेबल है बोथ टाइप 1 एंड टाइप 2 स्लॉटर हाउस वेस्ट के लिए। कब, अगर इफ डन इन अ कंट्रोल्ड एरोबिक एनवायरमेंट, अगर इसको एक कंट्रोल्ड एरोबिक एनवायरमेंट में किया गया, तो जो कंपोस्टिंग है वो भी एक सुटेबल ऑप्शन है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ बोथ टाइप 1 एंड टाइप 2 स्लॉटर हाउस वेस्ट। In this method, compost stack is prepared by adding alternate layers of type 1 and type 2 waste। इसमें करते क्या है, तो कंपोस्ट की स्टैक प्रिपेयर करते हैं। कंपोस्ट की स्टैक समझते ही होंगे, कंपोस्ट की स्टैक प्रिपेयर करते हैं अल्टरनेट लेयर्स लगा के, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 1 टाइप 2, इस तरीके से अल्टरनेट लेयर से हम जो
कंपोस्ट की स्टैक प्रिपेयर करते हैं और 4 से 5 फीट हाई इसकी हीप को हम तैयार करते हैं। रेंडरिंग कैन बी वेट और ड्राई, जो पीछे रेंडरिंग बता रहा था मैं, जो सीपीयू था, दैट रेंडरिंग कैन बी वेट या ड्राई, वो वेट और ड्राई दोनों हो सकता है। ड्राई रेंडरिंग इज बेटर देन वेट रेंडरिंग, जो ड्राई रेंडरिंग है वो बेहतर है इन कंपैरिजन टू वेट रेंडरिंग, क्योंकि जो वेट रेंडरिंग है उसमें और भी तरह तरह के, जिसको आप बोल सकते हो व्हाट डू यू कॉल इट, इफ्लुएंस प्रोड्यूस सकते हैं, या और सही टर्म मिल नहीं रहा है मुझे, लेट मी रिमेंबर। जो वेट रेंडरिंग है उसमें यू कैन से, दिमाग में आ नहीं रहा अभी यार, क्या जनरेट होता है। चलो अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। जो वेट रेंडरिंग है इसके अंदर, यार देखना ही पड़ेगा, एक मिनट। टर्म दिमाग में आ नहीं रहा है। यू कैन से स्लज, एक तरीके से स्लज प्रोड्यूस होगा, पर स्लज एक बहुत सही टर्म नहीं है, चलो स्लज ही बोल देते हैं अभी। सो रेंडरिंग कैन बी वेट और ड्राई, जो रेंडरिंग है पीछे जो सीपीयू है वो वेट और ड्राई दोनों हो सकता है। जो ड्राई रेंडरिंग है वो बेटर है, क्यों? क्योंकि इसमें इस तरीके से कोई, यू कैन से, वेट वेस्ट प्रोडक्ट नहीं प्रोड्यूस होगा, कोई स्लज नहीं प्रोड्यूस होगा, जबकि जो वेट रेंडरिंग है इट विल बी प्रोड्यूसिंग स्लज। ठीक है, बहुत अच्छा टर्म मैं अभी मिस कर रहा हूं, चलो आगे कभी बता दूंगा मैं आपको। फैट रिकवर्ड ड्यूरिंग रेंडरिंग इज यूज्ड इन मेकिंग सोप्स एंड ग्रीस, जो फैट रिकवर हो रहा है रेंडरिंग में उसको यूज कर सकते हैं साबुन बनाने में या ग्रीस बनाने में। मीट एंड बोन्स इज यूटिलाइज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ स्टॉक फीड एंड फर्टिलाइजर, जो मीट है या बोन्स है उनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टॉक फीड एंड फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर या स्टॉक फीड की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ठीक है, फर्टिलाइजर मतलब जो उर्वरक होते हैं, स्टॉक फीड मतलब जो मुर्गी वगैरह या फिर जो इस तरीके के और एनिमल जो पेट्स वगैरह होते हैं या जो कैटल्स होते हैं, कैटल्स तो नहीं बोल सकता हूं मैं, जो इस तरीके से मांसाहारी पालतू जानवर होते हैं या जैसे मुर्गी वगैरह होते हैं, तो उनके लिए स्टॉक फीड हम बना सकते हैं इससे। ठीक है, मीट एंड बोन्स इज यूटिलाइज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टॉक फीड एंड फर्टिलाइजर। इंसनरेशन, इंसनरेशन मतलब जलाना, इवन थ्रू नॉट प्रेफरेबल, ऑल्दो ये प्रेफरेबल नहीं है, बट इज एन ऑप्शन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्लॉटर हाउस वेस्ट। स्लॉटर हाउस वेस्ट को इंसिनरेट भी कर सकते हैं, इंसिनरेट करने का मतलब सीधा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला सकते हैं इसको, आग लगा के इसको इग्नाइट कर सकते हैं, जला सकते हैं, इंसिनरेट कर सकते हैं, बट ये प्रिफरेबल ऑप्शन नहीं है, बट इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं मैनेज, इस तरीके से भी हम इसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं। चलिए समझ आया कि नहीं बताइए, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? स्लज ही सही टर्म है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, दूसरा शब्द नहीं, स्लज में ही मैं कंफ्यूज हुआ था। सो रेंडरिंग कैन बी वेट और ड्राई, लेकिन याद रखने के लिए ड्राई रेंडरिंग बेटर है, क्योंकि वेट रेंडरिंग अनडिजायरेबल स्लज प्रोड्यूस करेगा, उसमें फिर से उसका ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होगी एंड दैट ट्रीटमेंट विल बी अगेन कॉस्टली एंड डिफिकल्ट, तो इस वजह से उसको हम रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। समझ आया बताइए, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? आगे बढ़े, आगे बढ़े, इज दिस क्लियर? चलिए ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे, बाकी अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। लिक्विड जनरेट होगा वेट रेंडरिंग में, बिल्कुल लिक्विड तो जनरेट होगा ही वेट रेंडरिंग में, पर वो जो लिक्विड होगा वो फाउल होगा। फाउल मतलब इट विल बी कंटेनिंग अ लॉट ऑफ, यू कैन से, अनडिजायरेबल मैटर विद इट, इसके अंदर तरह तरह की अनडिजायरेबल या हजार्डस प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, फिर उस लिक्विड को ट्रीट करना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, उससे भी ऐसे मटेरियल जो अनडिजायरेबल है, जो प्रॉब्लमेटिक है, जो हजार्डस इन नेचर है, उनको सेपरेट या सेग्रीगेट करने की रिक्वायरमेंट पड़ जाएगी, तो इस वजह से उसको हम अवॉइड कर रहे हैं। समझ आया? ठीक है, चलिए दिस इज ऑल फॉर टुडे, बाकी अगली क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं।